टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम रेबेल एंड राज, ये एक हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर है। रेबेल एंड द राज ये हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। और और इसको हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है, जो कि पहले 1857 में पहली बार इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था। और इसे और भी नाम से जाना जाता है, सिपोही म्यूटनी या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं हम। तो हम इस चैप्टर को एक अलग तरीके से इंटरेस्टिंग वे में करने जा रहे हैं अभी यहाँ पे। ये थीम 11 है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। द रेबेल एंड द राज। रेबेल मतलब होता है विद्रोह, और ब्रिटिश राज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और कैसे हमने विद्रोह किया था, क्या क्या उसका क्या क्या तरीका हमने अडॉप्ट किया था, व्हाट ऑल मेथड दैट वी अडॉप्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज क्या क्या थे इसके। सो नंबर ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। यहाँ पे हमें एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, सो उससे हम बिगिन करते हैं इसको। लेट इन आफ्टरनून ऑन 10th May 1857, 10th May 1857, द सिपोई इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। तो ये कहाँ पे हुआ था शुरू? मेरठ में हुआ था। वहाँ पे जो मिलिट्री कैंट था, वहाँ पे जो सिपोई थे, सिपोई मतलब यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया, उन्होंने म्यूटनी शुरू किया। इट बिगेन इन द लाइन ऑफ ए नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव मतलब इंडियन जो हम बात करते हैं, उन इन्फेंट्री में होता है। स्प्रेड वेरी स्विफ्टली टू द कैवेलरी। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवेलरी मतलब होता है कि घुड़सवार या हॉर्स। और देन टू द सिटी। देखो पहले क्या हुआ कि इन्फेंट्री में शुरू हुआ पहले, एंड देन फाइनली रीच टू कैवेलरी। कैवेलरी मतलब जहाँ पे घुड़सवार होते हैं, सेना होते हैं, और धीरे धीरे वो आम लोगों में फैल गया। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड द सराउंडिंग विलेज ज्वाइन द सिपोई। तो पहले सिपाहियों ने शुरू किया था। सिपाही मैंने बताया था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी बात कर रहे हैं हम, की बात कर रहे हैं। वो इंडियन सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन्होंने शुरू किया था। और बाद में धीरे धीरे ऑर्डिनरी लोग जो थे उस शहर के भी इस रिवोल्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। द सिपोई कैप्चर द बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स मतलब यहाँ पे जहाँ पे कि ब्रिटिश जो थे अपने हथियार वगैरह रखते थे, वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वर केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपल। अब वहाँ से हथियार उन्होंने लेने के बाद क्या करे, जहाँ भी वाइट लोग रहते थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। टू रैंसैक एंड बर्न देयर बंगलोज एंड प्रॉपर्टी। जो भी ब्रिटिश का प्रॉपर्टी था उसको उन्होंने जलाने लगे। द गवर्नमेंट बिल्डिंग, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, एवरीथिंग बिकेम द टारगेट ऑफ द प्लंडर। द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वाज ऑल्सो कट, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद दिल्ली से री इन्फोर्समेंट वो आर्मी का, उनको लग रहा था कि ब्रिटिश दिल्ली से आर्मी वगैरह भेज सकते हैं वहाँ पे मेरठ में। मेरठ ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 75 किलोमीटर है। एज डार्कनेस डिसेंडेड द ग्रुप ऑफ सिपोई रोड टू दिल्ली, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है मैंने बताया। तो इन लोग क्या करें, मेरठ से दिल्ली आ गए। जैसे जैसे शाम होना शुरू हो गया। द सिपोई अराइव्ड एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट। अब वहाँ पे दिल्ली में आए तो कहाँ गए, उनके सामने क्या ऑप्शन था, क्या ब्रिटिश के पास जाएंगे? नहीं, वो आए मुगल एम्परर के पास। मुगल एम्परर, जो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर जो था, उसके पास आए उन लोग। फॉर 11 में इट वॉज अ मॉर्निंग रमजान, द मुस्लिम होली मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। ये रमज़ान का महीना था वैसे तो, और फास्टिंग और प्रेयर का मंथ था मुस्लिमों के लिए। द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश द प्रेयर एंड मील बिफोर द सन रोज एंड द फास्ट बिगिन। जैसे जैसे सुबह सूरज निकलने के बाद इनका फास्ट शुरू हो जाता है। तो बहादुर शाह भी फास्ट कर रहे थे। फास्ट मतलब यहाँ पे रिलीजियस फास्ट की बात कर रहे हैं, रमज़ान की बात कर रहे हैं। द सिपोई हु हैड गैदर्ड अंडर द विंडो टोल्ड हिम
वी हैव कम फ्रॉम मेरठ। देखो जो मेरठ से जो सिपाही चले थे, मेरठ से जो सिपाही चले थे वो दिल्ली आए थे, और दिल्ली में कहाँ गए, बहादुर शाह जफर के रेड फोर्ट पैलेस, जहाँ पे बहादुर शाह जफर रहते थे, और वहाँ पे विंडो पे, क्योंकि बहादुर शाह जफर एक किंग थे तो उनसे मिलना पॉसिबल था, तो विंडो से सिपाहियों ने इन्फॉर्म किया कि हम वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिश मैन देयर। देखो क्या इनका ये था कि हमने मेरठ में जितने भी सारे इंग्लिश मैन थे उनको मार दिया है, बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट द बुलेट दैट वर कोटेड विद द फैट। अब देखो क्यों उन्होंने रिवोल्ट किया था, यहाँ पे एक इमीडिएट कॉज लिखा हुआ है कि जो सिपाही थे वहाँ पे या इंडियन आर्मी थे, उन्होंने एक नया बुलेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। एक बुलेट था जो कि एनफील्ड राइफल था, और उस राइफल में इस बुलेट को लोड करना होता था। तो एक हाथ में, ये बहुत भारी राइफल हुआ करता था आमतौर पे, तो इस राइफल को एक हाथ में पकड़ना होता था, दूसरे हाथ में बुलेट निकालना होता था, जो एक हाथ फ्री हुआ करता था, और उस बुलेट के ऊपर कवरिंग था, उस कवरिंग को पहले दांतों से हटाना पड़ता था, एंड देन द बुलेट हैड टू बी लोडेड। तो कुछ ऐसा र्यूमर था कि उस बुलेट जो है, बुलेट के अंदर जो कवरिंग है वो काऊ और पिग के फैट से बना हुआ है। तो काऊ जो है वो हिंदुओं का सैक्रेड एनिमल है, और मुस्लिम ऑल्सो कंसिडर पिग एज ए सैक्रेड। तो बोथ सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज दिस। अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही ऑल्सो, तो ये था एक कारण कि उन्होंने क्यों वहाँ पे रिवोल्ट किया था। दूसरा कारण कि अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही हु एंटर द दिल्ली एंड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सिटी ज्वाइन देम। तो दूसरे ग्रुप जो आए वो भी दिल्ली एंटर किए, और दिल्ली के जो लोग थे वो भी ज्वाइन कर लिए इसमें। यूरोपियन वर किल्ड इन लार्ज नंबर, और इस विद्रोह के बाद जो छोटा अभी शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे यूरोपियन मारे गए। द रिच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड। जो भी रिच लोग थे उनको आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कम्युनल राइट्स होता है या तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, और यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे रिच लोगों को लूट लिया गया। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। और एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर ये एहसास हो गया था कि अब दिल्ली में जो है सिपाही आ चुके हैं, सिपाही आ चुके हैं, इंडियन आर्मी आ चुके हैं। इंडियन आर्मी मतलब वो आर्मी जो वो ब्रिटिश सोल्जर वो ब्रिटिश सोल्जर अब वहाँ से रिवोल्ट करके दिल्ली आ चुके हैं, और दिल्ली अंग्रेजों का कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। सम सिपाही रोड इनटू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलैबोरेट कोर्ट एटिकेट्स एक्सपेक्टिंग ऑफ देम। देखो आमतौर पे आप रेड फोर्ट में जाते हो, तो रेड फोर्ट तो मुगल एम्परर का पैलेस था, तो वहाँ पे एंटर करने से पहले कुछ हमें एटिकेट्स मैनर्स शो करना होता है, लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्होंने ऐसा कुछ एटिकेट्स को इग्नोर किया। दे डिमांडेड दैट द एम्परर गेव देम द ब्लेसिंग। देखो उनका, अब देखो एक तो वहाँ से वो दिल्ली आए, दिल्ली आने का, और दे ट्राई टू मीट बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। और इनसे मीट करने का पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि उनका ब्लेसिंग लेना। ऐसा अभी भी यहाँ के लोग इनको रिस्पेक्ट करते थे और इनको इंडिया का राजा मानते थे, और इसकी वजह से जो सिपाही थे उन्हें लगा कि इनका ब्लेसिंग लेना जरूरी है। सराउंडेड बाय द सिपाही, बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लाई। उन्होंने एग्री हो गए, और वो चाहते नहीं थे फिर भी उनको एग्री होना पड़ा, क्योंकि वो 80 ईयर्स ओल्ड थे जब ये हुआ था, और 80 ईयर ओल्ड में एक रिवोल्ट को लीड करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, और उन्होंने इसको एग्री कर लिया। द रिवोल्ट दस एक्वायर्ड अ काइंड ऑफ लेजिटिमेसी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब राजा ने बोल दिया कि हाँ मैं इस लीडरशिप को एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि एक लीगल अथॉरिटी मिल गया उनको, और बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरिड ऑन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर। ठीक है, ये था। अब थोड़ा सा और यहाँ बताया, थ्रू 12th एंड 13th में नॉर्थ इंडिया रिमेन क्वाइट। अभी भी ये फैला हुआ नहीं था, अभी भी सिर्फ यहीं तक सीमित था। Once word spread from Delhi and that Delhi had fallen to the rebel and Bahadur Shah had blessed the rebellion, events moved swiftly। अब धीरे धीरे जब ये बात फैल गया कि हाँ नॉर्थ इंडिया जो है सिपाहियों के कब्जे में आ गया है और मुगल एम्परर ने भी अपना ब्लेसिंग दे दिया है, धीरे धीरे बात फैलना शुरू हो गया। कैंटोनमेंट आफ्टर कैंटोनमेंट, एक आर्मी कैंप से दूसरे आर्मी कैंप में फैलते गया इन द गंगेटिक वैली एंड सम टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ दिल्ली रोज म्यूटिनी। और इस तरह से बाकी दूसरे कैंटोनमेंट में भी हम देखते हैं कि इस तरह का रिवोल्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आपको यहाँ तक। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जिसमें कि हमें
ये बताया हुआ कि किस तरह से कहाँ से रिवोल्ट शुरू हुआ, दैट इज मेरठ से हुआ। फिर मेरठ से आर्मी जो थे वो दिल्ली है, दिल्ली में आने का उनका मेन मकसद यही था कि ब्लेसिंग लेना है बहादुर शाह जफर को, क्योंकि अभी भी बहादुर शाह जफर को मानते थे, बहादुर शाह को मानते थे कि वो इंडिया का राजा है और उनका ब्लेसिंग अगर मिल जाता है तो फिर उन लोग उनके बैनर के अंडर में रिवोल्ट शुरू करेंगे। ठीक है, सो पैटर्न ऑफ द रिवेलियन, जो सेकेंड फर्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखा अभी ऊपर। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें समझ में आया कि हाँ रिवोल्ट हो गया है मेरठ में, और रिवोल्ट होने के बाद क्या क्या हुआ वो हमने देखा। अब देखते हैं कि क्या इसका पैटर्न था, किस तरीके से ये हुआ। इफ़ वन were to place the dates of these mutinies in the chronological order, it would appear that as the news of mutiny in one town traveled to the next, the sepoy there took up arms। जहाँ भी जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरठ में शुरू हुआ, तो मेरठ से जब ये न्यूज़ पहुँचा दूसरे कैंट में, दिल्ली कैंट में, तो यहाँ पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने हथियार उठा लिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरह से दूसरी जगह पहुँचा तो वहाँ भी उन्होंने ऐसे किया। इस तरह से इट स्प्रेड फ्रॉम वन कैंटोनमेंट टू अदर कैंटोनमेंट, travel to the next, and the sepoy there took up arms। The sequence of the event in every cantonment follow the similar pattern। दूसरी बात है कि एक तो यहाँ से मैसेज गया कि हाँ यहाँ होने के बाद दूसरी जगह दूसरी, और दूसरी बात जो चीज़ यहाँ पे हुआ था वो वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हुआ, वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हुआ, वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हुआ। तो ये सब चीज़ देख के हम क्या समझते हैं कि शायद ये पहले से प्लान होगा, तभी तो एक के बाद एक ये रिवोल्ट होते गया। और दूसरी बात है कि हम ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि करीब करीब एक ही जैसा चीज़ सब जगह हुआ। क्यों एक जगह हो सकता है पहले से उनका प्लान हो तभी तो एक ही जैसा होगा, नहीं तो अलग अलग तरह से रिवोल्ट होता अलग अलग जगहों पे। अब देखो इसमें क्या है कि 1.1 में हम देखते हैं हाउ द म्यूटनी बिगिन, कैसे शुरू हुआ म्यूटनी, बिगैन हुआ, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। द सिपोई बिगेन देयर एक्शन विद द सिग्नल। कोई जब मान लो कि मेरठ में शुरू हुआ तो एक सिग्नल हुआ। इन मेनी प्लेसेस इट वाज द फायरिंग ऑफ द इवेंट, कहीं कहीं पे गन चलाया गया, और गन चलने से बाकी लोगों को समझ में आ गया उस कैंटोनमेंट में कि हाँ रिवोल्ट अब शुरू करना है। इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ द बुगल, और मान लो कोई आपको पता है कि जब भी कोई वार वगैरह होता है तो एक बिगल बजाया जाता है। पहले ऐसा इस सिस्टम था कि लड़ाई के पहले एक बिगल बजता था, तब सब तैयार होते थे और लड़ाई शुरू होता था, उस तरह का बिगल बजाया गया। दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म, सबसे पहला उन्होंने क्या किया, जैसे बिगल बजा या फायरिंग हुआ तो वो पहुंचे वहाँ पे जहाँ पे हथियार वगैरह रखा हुआ था, और उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, और प्लस जो भी लूटना था वो लूट दिया। दे देन अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग। ये सब जगह हुआ था कि पहले जेल पे अटैक किया उन्होंने, जो लोग कैदी थे उनको फ्री करवाया, इंडियन कैदी। ट्रेजरी मतलब खजाने को लूटा, टेलीग्राफ ऑफिस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया जिससे कि मैसेज दूसरी जगह ना फैलाया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिकॉर्ड रूम को उन्होंने सारा तोड़ता दिया, ब्रिटिश बंगलों को तोड़ने लगे। बर्निंग ऑल द रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकम अ टारगेट। तो उन्होंने मेन उनका मकसद ये था कि इंडियन को टारगेट नहीं करना, जो वाइट लोग थे या एनीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद वाइट पीपल, बिल्डिंग वगैरह, ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सारे टेलीग्राफ ऑफिस, ये सबको उन्होंने अटैक किया। किसको, वो चीज़ जो कि ब्रिटिश से एसोसिएटेड था। जो प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन वेंट वर पुट अप इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम टू यूनाइट, राइज एंड एक्सटर्मिनेट द फिरंगी मतलब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट या वाइट लोग जो थे इंडिया में। तो क्या हुआ कि इश्तहार मतलब होता है कि जैसे आज हम कोई भी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए को हम पैम्पलेट लगाते हैं, उस तरह से पैम्पलेट लगाया गया सब जगह, और उसमें लोगों को रिक्वेस्ट किया गया, अर्ज किया गया था कि आप लोग भी आएँ और ज्वाइन करें और इस तरह से रिवोल्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। देखो, व्हेन ऑर्डिनरी पीपल बिगिन ज्वाइनिंग द रिवोल्ट द टारगेट ऑफ अटैक वाइडन। तो पहले क्या था कि सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह को अटैक करते थे, लेकिन अब जो कॉमन मैन आ गए उसके अंदर, तो ये अटैक का एरिया दायरा बढ़ने लगा। कैसे दायरा बढ़ने लगा, ये लोग देखो यहाँ पे इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, मनी लेंडर मतलब जो लोग पैसा देते थे गरीब लोगों को या किसानों को एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन पर अटैक किया गया। एंड रिच ऑल्सो बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ रेबल। अभी ये बात है कि मनी लेंडर तो इंडियन थे या रिच लोग भी तो इंडियन थे बहुत सारे, उन पर अटैक क्यों किया। पीजेंट नॉट ओनली सॉ देम एज ए ऑपरेशर, क्यों, क्योंकि पीजेंट मानते थे कि ये जो मनी लेंडर है या रिच लोग हैं उनको ऑपरेस कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको उनसे ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने इन लोगों को ही उस कैटेगरी में रखा था, ऑपरेसर के कैटेगरी में। सिर्फ ब्रिटिश ही ऑपरेस नहीं कर रहे थे इंडिया में, बहुत सारे इंडियन थे वो भी ऑपरेस कर रहे थे जो गरीब लोग थे। पीजेंट नॉट ओनली सॉ देम एज ऑपरेसर बट ऑल्सो एलाइज, और ये मानते थे कि ये लोग जो हैं ब्रिटिश, जो ये जो रिच क्लास के लोग हैं या
मनी लेंडर है, ये ब्रिटिश से मिले हुए हैं। इन द मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉय। देखो क्या किया उन्होंने, उनके घर को लूट लिया गया। द म्यूटनी इन द सिपोही रैंक क्विकली बिकम ए रेबेलियन। धीरे धीरे जो सिपाहियों के बीच में जो म्यूटनी हुआ था वो एक तरह से एक विद्रोह का रूप ले लिया जब कॉमन मैन भी उसमें ज्वाइन हो गए। देयर वाज ए जनरल डिफाइंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की। जो ब्रिटिश का ऑर्डर वगैरह हायरार्की था उसको उन्होंने डिफाई किया। डिफाई मतलब डिसओबे किया। इन द मंथ ऑफ मे एंड जून द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू द एक्शन ऑफ रेबेल। क्योंकि ब्रिटिश प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए, उनको नहीं पता था कि अचानक से इतना बड़ा एक्शन शुरू हो जाए उनके खिलाफ, इंडियन शुरू कर देंगे, तो उनके पास कोई इसके लिए ये नहीं था कि कैसे इसको टैकल करें। इंडिविजुअल ब्रिटन्स ट्राई टू सेव देयर ओन लाइफ्स एंड द लाइफ्स ऑफ देयर फैमिली। बहुत सारे इंडिया में ब्रिटिश फैमिली रहते थे, ब्रिटिश लोग रहते थे, ऑफिसर रहते थे। उन्होंने सोचा कि रिवोल्ट को सप्रेस करने से पहले है कि हमें अपने आप को बचाना चाहिए, अपने फैमिली को बचाना चाहिए। ब्रिटिश रूल एज वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड अप अ कार्ड। देखो जैसे कि हम अगर कोई घर बनाते हैं कार्ड से, कार्ड मतलब यहाँ पे जो खेलने होता है कार्ड, उस कार्ड से तो वो थोड़ा सा भी हवा आने से गिर जाता है। उसी तरह से ब्रिटिश का रूल जो है कोलैप्स होना शुरू हो गया और सिपाहियों का और आम आदमी का जो ये कंट्रोल सब चीज़ पे होना शुरू हो गया। सो ठीक है, तो ये समझ में आया हमें कि किस तरह से शुरू हुआ था, कैसे आम आदमी ज्वाइन होते हैं, आम आदमी ज्वाइन होने के बाद किस तरह से इसका दायरा जो है पहले छोटा था बढ़ते गया और क्या क्या चीज़ों पे नुकसान पहुंचाया गया। इसमें दो और एक्स्ट्रा लोग ऐड हो जाते हैं, मनी लेंडर जो थे और दूसरा जो था रिच पीपल थे, क्योंकि इनको भी जो कॉमन आदमी थे वो मानते थे कि ब्रिटिश के साथ हैं इन लोग, ब्रिटिश के एलाइज हैं और ये भी उस एक्सप्लॉयटेशन में भाग ले रहे हैं उनके साथ। सो इनके ऊपर भी टारगेट किया गया। कैसे टारगेट किया हमने देखा इसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। जो ये जो टाइम है उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम बोलते हैं। जो रिवोल्ट हुआ था वो कोई नॉर्मल टाइम नहीं था, तो उस समय ऑर्डिनरी लाइफ का में क्या चेंजेस आने लगा। व्हाट हैपेंड इन द सिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रिवोल्ट। हाउ डिड द पीपल लिव थ्रू दीज मंथ ऑफ टमल्ट। हाउ वाज नॉर्मल लाइफ अफेक्टेड। रिपोर्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज टेल्स अस अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ द रूटीन एक्टिविटी। तो यहाँ पे कुछ दिल्ली उर्दू अखबार के बारे में बताया हुआ है, कुछ में क्या क्या लिखा हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू इट एंड देयर बाई हैव सम आइडिया अबाउट हाउ डिड द नॉर्मल रूटीन ऑफ द पीपल चेंज्ड। अब हम सेकेंड पॉइंट जो देखते हैं कि द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कनेक्शन था इन सारे जगहों पे। मैंने बताया था मेरठ में शुरू हुआ था, देन फाइनली लेड टू अदर प्लेसेस एंड देन अदर प्लेसेस। तो कुछ तो कम्युनिकेशन होगा, कैसे यहाँ पे होने के बाद धीरे से यहाँ पहुँच गया, कैसे यहाँ पहुँचा। तो इस क्या ये प्री प्लान था या क्या तरीका था एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का। रीजन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द पैटर्न ऑफ रिवोल्ट इन डिफरेंट पार्ट ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। देखो क्या कुछ लोग बोलते हैं कि जो यहाँ पे जिस तरह का एक कैंटोनमेंट में जिस तरह का रिवोल्ट हुआ था उसी तरह दूसरे कैंटोनमेंट में भी हुआ था। तो कुछ तो ये सिमिलरिटी शो करता है कि उनके अंदर कोई पहले से प्लानिंग होगा या पहले से वो कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, आपस में तालमेल बैठा रखे होंगे। इट इज़ क्लियर दैट देयर वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपोही लाइन ऑफ द वेरियस कैंटोनमेंट। ठीक है, आफ्टर 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्टरेज इन अर्ली मे। They wrote to the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th order। ठीक है, देखो उन्होंने क्या हुआ कि जब यहाँ पे सबसे पहले अवध में इन्होंने मना कर दिया कि हमें कैवेलरी जो था इरेगुलर कैवेलरी था उसने मना कर दिया कि हमें ये जो नया कार्ट्रेज मतलब जो गोली इंट्रोड्यूस किया, बुलेट इंट्रोड्यूस किया गया, उसको उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने लेटर भेजा कि 48 नेटिव इन्फेंट्री को कि क्या करें हम। तो वो लोग वेट कर रहे थे इसके कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है, वहाँ से कोई जवाब आता है कि क्या है। इन्फेंट्री दे हैड एक्टेड कि, और उन्होंने ये बोला कि उन्होंने अपने फेथ, अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए ये रिफ्यूज किया है। द सिपोही और देयर एम्बेसीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रेबेलियन। तो इससे क्या पता चलता है कि मैसेज एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट जा रहा था, या लोग जो थे एक जगह दूसरी जगह मैसेज को फैला रहे थे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो गया है। क्योंकि उस समय फ़ोन, टेलीफोन वगैरह नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, मैसेज व्हाट्सएप नहीं था, तो लोग पर्सनली एक मैसेज को एक जगह दूसरी जगह फैलाया करते थे।
ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आगे ये बता रहा है कि द पैटर्न ऑफ द म्यूटनीज एंड द पीसेस ऑफ एविडेंस दैट सजेस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कुछ तो था उनके बीच में, अदरवाइज एक ही जैसा रिवोल्ट सब जगह कैसे हो। हाउ वर दे प्लान मेड, कैसे उन्होंने प्लान बनाया था। हु वर द प्लानर, इट इज़ डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर टू सच, जो भी हमारे पास एविडेंस है वो एविडेंस इतना सफिशिएंट नहीं है जिससे कि हम पता कर सकें कि क्या उनका, कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे इंप्लीमेंट किया। बट वन इंसिडेंट प्रूव्स क्लू एज टू हाउ द म्यूटनीज केम टू बी ऑर्गेनाइज। कैप्टन हियर से जो अवध ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन थे, हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग द म्यूटनी। देखो म्यूटनी के समय जैसे ब्रिटिश कैप्टन थे और इनका प्रोटेक्शन कौन कर रहा था, इंडियन सिपाही कर रहे थे, स्टेशन इन द सेम प्लेस। इंस्टेड दैट सिंस दे हैड किल्ड ऑल देयर वाइट ऑफिसर्स, द म्यूटनी पुलिस मिलिट्री पुलिस शुड ऑल्सो किल हियर से और डिलीवर हिम एज ए prisoner to the 41st. The military police refused to do either, and it was decided that the matter would be settled by the panchayat composed of native officers drawn from the each regiment. चार्ल बेल तो एक और ऑफिसर, तो हमें देखो क्या हुआ कि उन्होंने हियरसे को मारा नहीं, हियरसे को कैद नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि नहीं चलो जो मिलिट्री का पंचायत है वो पंचायत डिसाइड करेगा कि इनके साथ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। एक और नाम आता है ब्रिटिश ऑफिसर का, चार्ल्स बेल, हु रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्रीज ऑफ द अपराइजिंग, नोटेड दैट पंचायत वर ए नाइटली अकरेंस इन कानपुर सिपोई लाइन। देखो पंचायत हुआ करता था लेकिन रात में, क्योंकि अलाउ नहीं था ना, तो रात में करते थे। व्हाट दिस सजेस्ट इज दैट सम ऑफ द डिसीजन वर टेकन कलेक्टिवली। ठीक है, गिवन द फैक्ट दैट द सिपोई लिव्ड इन लाइन्स एंड शेयर द कॉमन लाइफ स्टाइल एंड that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine that them sitting together to decide their own future. The Sepoy were the maker of their own rebellion. तो क्या है यहाँ पे कुछ बता रहा है कि जो सिपाही थे उनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था, दूसरी लाइफ स्टाइल एक था, उसके बाद जो था करीब करीब वो एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, उसके बाद तो ये सब चीज़ और एक ही जगह से आए हुए थे, आमतौर पे रूरल एरिया से आते थे ये सारे मिलिट्री के मैन थे जो, तो ये सारे सिमिलरिटी से हमें ऐसा लगता है कि रेबेलियन जो था पहले से उन्होंने प्लान बना रखा था। ठीक है, तो ये था हमारा कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, क्या एविडेंस हमें मिलता है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन या कोई प्लानिंग चला था उनके बीच में। और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला कि वो एक ही जगह से आते थे, एक ही लाइफ स्टाइल था उनका, और ये शायद उनको एक कॉमन लाइफ स्टाइल या दे माइट बी शेयरिंग विथ ईच अदर एवरीथिंग व्हाट एवर प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि द लीडर ऑफ द रिवोल्ट के बारे में हम यहाँ देखते हैं कौन कौन से लीडर थे, ये सब चीज़ भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सो टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड द ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड। तो कोई भी इतना बड़ा लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो कोई लीडर तो होना चाहिए ना, बिना लीडर के तो हम लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज हम तो क्राउड विल बी कॉल्ड एज ए क्राउड इंस्टेड ऑफ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। फॉर दीज द रेबल समटाइम टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। देखो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा ये शुरू हुआ विथ प्लानिंग नो डाउट, बट लीडर तो थे, कोई तो लीडर होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिपोई, देखो मेरठ में क्या हुआ था, उन लोग कहाँ पे आए, मुगल एम्परर के पास आए और उनको बोले कि तुम आप लीडरशिप एक्सेप्ट करो, और इस तरह से उनके एक्सेप्टेंस के बाद ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू हो गया। हाँ ठीक है, सो बहादुर शाह, इट वाज ओनली व्हेन दैट, जब वो एग्री हो गए तभी जाके उन्होंने धीरे धीरे अपने एक्टिविटीज को और ज़्यादा एक्सटेंड करना शुरू किया। एल्सवेयर, बाकी सब जगहों पे क्या हुआ, जैसे कानपुर में, हम कानपुर में देखते हैं कि द सिपोई एंड द पीपल ऑफ द टाउन गेव नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव सेकंड के ये सक्सेसर थे, उनको वहाँ पे ये बनाया गया, लीडर बनाया गया। झांसी में आपको हाँ, सो नो चॉइस सेव टू ज्वाइन द रिवोल्ट, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया एज ए लीडर। इन झांसी द रानी वाज फोर्स टू बी द पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू एज्यूम द लीडर्स, तो उनको वहाँ पे रानी ऑफ झांसी जो थी लक्ष्मीबाई तो उन्होंने लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। कुंवर सिंह जो थे लोकल जमींदार आरा और बिहार के थे, ये वहाँ का लीडरशिप थे। अवध में हम देखते हैं कि नवाब वजीद अली शाह
जो था उनको वहाँ से हटा दिया गया था, और उनके बाद उनके बेटे जो थे बेजिस कादिर, उनको वहाँ का लीडर बनाया गया लखनऊ से। तो ये सारे कुछ लीडर्स थे जो कि अलग अलग जगहों पे लोगों ने उनको लीडर बनाया था। नॉट एवरीवेयर where the leaders people of the court, Rani, Raja, Nawab, Talukdars, often the message of rebellions were carried by ordinary men and women, and in place by the religious men too। देखो यहाँ पे सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि हर कॉमन आदमी, हो सकता है कि वो तालुकदार हो, नवाब हो, राजा हो, रानी हो, या और भी कॉमन मैन और वुमेन जो थे ऑर्डिनरी, इन्होंने भी मैसेज को दूसरी जगह तक फैलाया। रिलीजियस मैन भी हो गए। फ्रॉम मेरठ देयर वाज ए रिपोर्ट दैट द फकीर हैड अपीयर्ड राइडिंग ऑन एन एलिफेंट एंड दैट द सिपोई वर विजिटिंग हिम फ्रीक्वेंटली। तो फकीर भी कोई मैसेज कैरी कर रहे होंगे और वो भी कुछ ब्लेसिंग दे रहे होंगे, तो इससे उनका जो मनोबल है वो बढ़ रहा था। इन लखनऊ आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पावर देयर वर मेनी रिलीजियस लीडर्स एंड द सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स हु प्रीच द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिटिश। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग जो है ज्ञान दे रहे थे। उन लोग ये बता रहे थे कि अगर हम ऐसे लड़ते रहे तो एक बार ब्रिटिश का रूल इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। कहीं कहीं पे लोकल ज़मींदार जो थे उन्होंने लीडर बन गए रिवोल्ट के। जैसे शाहमल, ये देखो ये लोकल मोबिलाइज द विलेजर्स इन परगना बरौत इन द उत्तर प्रदेश। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश के बरौत परगना के थे, वहाँ के गए थे। गोनो ट्राइबल कल्टिवेटर्स of Singhbun in छोटा नागपुर प्लेटू became the rebel leader of the कोल ट्राइब। तो इस तरह से इवन कॉमन लोग जो थे, छोटे मोटे ज़मींदार हो गए या पीजेंट लीडर हो गए या ट्राइबल लीडर हो गए, दे ऑल्सो टुक अप द लीडरशिप ऑफ दिस रिवोल्ट। सो यहाँ पे उन दोनों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, शाहमल के बारे में और मौलवी अमानुल्लाह शाह के बारे में बताया हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है, पूछ सकते हैं, तो आप इस इवन यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। नेक्स्ट है र्यूमर एंड द प्रोफेसीज। देखो र्यूमर मतलब होता है अफवाह, और प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिवोल्ट में। देखो द र्यूमर्स एंड द प्रोफेसीज प्लेड ए पार्ट इन मूविंग द पीपल इन एक्शन। तो आमतौर पर र्यूमर जो है लोगों को एक्शन में लेके आता है, प्रोफेसीज एक्शन में लेके आता है। As we saw, the sepoy who had arrived in Delhi from Meerut had told Bahadur Sahib about the bullet। देखो बुलेट वाला जो मैंने बताया था वो एक तरह से पता नहीं सच था या नहीं था, एक अफवाह था। तो ये मैंने यहाँ पे बुलेट वाले बताया हुआ जो मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। दिस इज़ वन र्यूमर जो था कि बुलेट जो है कार्ट्रेज जो है, कार्ट्रेज में गोली जो है उसके पिग और इससे फैट से कोटेड है, और उससे अगर हम दांतों से उसका कवरिंग को निकालते हैं तो हम पोल्यूट हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द र्यूमर हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड। कैप्टन राइट, कमांडेंट ऑफ राइफल इंस्ट्रूमेंट डिपो, रिपोर्टेड दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 1947। एक रिपोर्ट आता है, हम ये प्रूव करता है कि र्यूमर था। ये लो कास्ट खलासी, खलासी मतलब होता है जो ड्राइवर के साथ एक आदमी बैठता है हेल्प करने के लिए, उसको खलासी बोलते हैं। जो डमडम मैगजीन इन डमडम आज द ब्राह्मण से पोइट फॉर ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम द लोटा। एक लोटा था, लोटा मतलब होता है कंटेनर जिसमें पानी पिया जाता है, उससे पानी मांगा। एक ब्राह्मण का लोटा था, सिपोही जो था उसने मना कर दिया कि तुम लोअर कास्ट के हो, तुम इस लोटे से पानी नहीं पी सकते। तो खलासी ने बोला कि यू विल सून लूज योर कास्ट एज इट्स लॉन्ग यू विल हैव टू बाइट कार्ट्रेज। नहीं तो अगर तुम्हें अभी एक ऐसा कार्ट्रेज को काटना, अपने दांतों से च्यू करना पड़ेगा जो कि काऊ और पिग का फैट से बना हुआ है। और तो ये पता नहीं सही था या नहीं था, लेकिन ये र्यूमर फैल गया कि जो ब्रिटिश एक कार्ट्रेज इंट्रोड्यूस करने जा रहा है जो कि काऊ और पिग का फैट से बना हुआ है। ठीक है, सो ये धीरे धीरे फैलते गया और लोगों का सेंटीमेंट हर्ट होने लगा, तो बहुत सारे सोल्जर्स उसको मना कर दिया। दिस वॉज नॉट द ओनली र्यूमर। तो एक तो ये र्यूमर था खलासी वाला जो कि पता नहीं उसे पानी पीने नहीं दिया गया, इसलिए उसने शायद ये बोल दिया कि अब तुम लोग, अब हम पानी हमें पीने दोगे तो तुम्हारा कास्ट ख़त्म हो जाएगा, तो तुम लोग जो बुलेट यूज़ करोगे उसका क्या होगा, उससे क्या तुम्हारा कास्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये और भी कुछ र्यूमर थे। देयर वाज अ र्यूमर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैज्ड ए जाइगेंटिक कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ हिंदू
मुस्लिम। तो ये भी एक था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूमर फैला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र कर रखा है हिंदू मुस्लिमों को के कास्ट और रिलीजन को ख़त्म करने के लिए। टू दिस एंड द रूमर सेड द ब्रिटिश हैड मिक्स द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग इन द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। कि आटों में ना ब्रिटिश ने काऊ और पिग के हड्डियाँ मिक्स कर रखा है, और इससे अगर कोई हिंदू खाता है तो उसको उसका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। और इनका मेन मोटिव यही था कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था जो इंडियंस को, इसकी वजह से। तो ये भी एक तरह से धीरे धीरे फैल गया, और कुछ लोग ये भी प्रोफेसी कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि ब्रिटिश का रूल जो है वो 100 साल पूरा हो जाएगा, 100 साल के बाद ब्रिटिश इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। तो इट वाज आल्सो इंस्पायरिंग मेनी इंडियंस से कि अब 100 साल हो गया, हमें लड़के इनको भगाना है। तो ये कुछ र्यूमर थे। र्यूमर वर नॉट ओनली थिंग्स सर्कुलेटिंग एट द टाइम, रिपोर्ट्स केम फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया दैट द चपाती जो, और भी देखो एक और एक र्यूमर था कि चपाती जो था डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। एक आदमी आता था रात में और आके क्या करता था कि वॉचमैन को चपाती देता था और बोलता था और 5 चपाती बना के तुम इस तरह से और आगे नेक्स्ट विलेज में बांट दिया करो। और ये चपाती पता नहीं क्यों किया जाता था इस तरह, लेकिन हाँ ऐसा कुछ लगता है कोई तो कनेक्शन होगा रिवोल्ट से, शायद कोई मैसेज को कन्वे किया जाता होगा थ्रू चपाती। तो ये सारे र्यूमर थे, चपाती वाला, ग्रीस कार्ट्रिज वाला, उसके बाद हमने देखा कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने वाला, मुस्लिम और हिंदुओं का धर्म को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया था, लोटा जो पानी पीने वाला था। तो ये सारे ये जो थे र्यूमर थे, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये हम इसके बारे में हमें उतना क्लियर कट नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो है जो कि कनेक्ट कर रहा है लोगों को, जो लोग इन चीज़ों के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे करते थे। अब नेक्स्ट जो है, व्हाई डिड द पीपल बिलीव इन र्यूमर। देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या र्यूमर हमें मानना चाहिए और क्या कारण था कि लोग र्यूमर को बिलीव करते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो उस समय हम कोई भी चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही चीज़ इंडियंस के साथ हुआ था, वही चीज़ सिपाहियों के साथ हुआ था। सिपाही एक तरह से ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिसकंटेंट थे, और उस समय अगर कोई र्यूमर आया तो ईजिली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वही बात था यहाँ पे। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ र्यूमर एंड द प्रोफेसी इन हिस्ट्री बाई चेकिंग वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। वी नीड टू सी व्हाट दे रिफ्लेक्ट अबाउट द माइंड ऑफ द पीपल। क्यों उन्होंने इस र्यूमर को मान लिया, क्यों इजीली एक्सेप्ट कर लिया। द र्यूमर इन बिगेन टू मेक सेंस व्हेन दे सीन इन द कंटेक्स्ट। उस कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं शायद सही होगा। देखो एज यू नो फ्रॉम दैट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, द ब्रिटिश अडोप्टेड पॉलिसीज एमिंग एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी। और बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए, वेस्टर्न आइडियाज इंडियन सोसाइटी में इंक्लूड किया गया। इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज लाया गया, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया। वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती सिस्टम को बैन कर दिया। चलो ये अच्छा किया था, लेकिन लोगों को लगा कि इससे हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर किया जाए। उन्होंने री मैरिज ऑफ हिंदू विडो के बारे में भी सही किया था, लेकिन हमें लग रहा था कि ये हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है। तो ये सारे कंटेक्स्ट में हमें लगा कि र्यूमर जो है वो सही है। ये जो ब्रिटिश वैसे भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोई कुछ बात कह देता है तो हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑन ए वेराइटी ऑफ प्लेसेस लाइक गवर्नमेंट लाइक मिस गवर्नमेंट एंड द रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज एडॉप्शन, द ब्रिटिश एनेक्स, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। आपको पता है कि मिस गवर्नमेंट के वजह से अवध के जो नवाब थे वजीद अली शाह, उनको हटा दिया गया था। रानी झांसी जो थे और सतारा का जो राजा थे, उन्होंने एडॉप्टेड सन था, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो सतारा और झांसी को भी अनेक्स कर लिया गया। ये भी था एक। और ये सब चीज़ जो था धीरे धीरे लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा कर रहा था। ब्रिटिश को लग रहा था कि ब्रिटिश कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे रिलीजियस को, हमारे सोसाइटी को, हमारे कल्चर को। तो और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई र्यूमर आता है तो हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं। इट सीम्स टू द पीपल दैट ऑल दैट दे चेरिश्ड एंड हेल्ड सैक्रेड फ्रॉम द किंग एंड द सोशो रिलीजियस कस्टम टू पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग एंड रेवेन्यू पेमेंट वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड। कि हमारा जो इंडियन सिस्टम था, चाहे लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया, सोशो कल्चरल कस्टम हो गया, किंग्स हो गया, ये सब चीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। द परसेप्शन वाज एग्रेवेटेड बाई द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी। फिर क्रिश्चियन मिशनरी थे, उन्होंने भी इंडियन समाज को
क्वेश्चन में चेंज करने की कोशिश करे। तो ये सब देखो कारण था, ये सब कारण था जो लोगों को र्यूमर को विश्वास करने के लिए। टू एक्सप्लोर द बेसिस ऑफ रिवॉल्ट 1857 इन सम डिटेल, लेट अस नाउ लुक एट द अवध, वन ऑफ द मेजर सेंटर फ्रॉम वेयर द ड्रामा अनफोल्डेड। देखो हम देखते हैं सब इस चीज़ को और बेटर वे में समझने के लिए कि र्यूमर के बारे में कि अवध में क्या हुआ था। ठीक है, सो हम अवध अब मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है अवध के बारे में, सो उसको हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं अवध रिवोल्ट। अवध में, अवध एक इम्पोर्टेंट प्लेस था, प्रोविंस था इंडिया उस समय ब्रिटिश का। और अवध जो था वहाँ पे नवाब का रूल था, नवाब वजीद अली शाह का। तो ब्रिटिश ने क्यों अवध को कैप्चर करता है, क्यों अपने अंडर में उसको इंक्लूड करता है, क्यों उसको, और क्या कारण था उसका, ये हम जानेंगे। और जब नवाब को हटाया गया तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था। और ये जो है चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट। कभी कभी ये सेंटेंस देने के बाद क्वेश्चन पूछ देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। देखो ये किसने बोला था? लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। लॉर्ड डलहौजी ने बोला था कि अवध जो है एक चेरी में इन द सेंस कि यहाँ पे चेरी क्यों बोला गया है कि अवध जो है बहुत ही फर्टाइल लैंड था और इंडिगो और कॉटन के लिए बहुत सूटेबल क्लाइमेट यहाँ पे लैंड था। तो और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था, तो वो चाहते थे कि इसको किसी भी तरह से अपने अंडर में ले लें। दूसरा कारण ये भी था कि उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया उनके अंडर आ गया था और सिर्फ अब यही बचा हुआ था। ये आने के बाद उनका जो एक्सपांसन पॉलिसी था, कॉन्क्वेस्ट का पॉलिसी था, वो कंप्लीट हो जाता। तो इसकी वजह से वो चाहते थे कि इसको अपने अंडर में लेने के लिए। ठीक है, सो हमने देख लिया क्या कारण था अवध को अपने अंडर लेने के लिए। दूसरा था लाइफ। जब उन्होंने अवध को अपने अंडर ले लेते हैं 1856 में, तो उसके बाद किस तरह से वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। देखो क्या बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। कि जैसे एक शरीर में जो लाइफ होता है वो उस तरह से नवाब जो था पूरा अवध का एक लाइफ था। और जब उसे हटा के वहाँ से वजीद अली शाह को वहाँ से कलकत्ता भेज दिया जाता है, तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या होता है? डलहौजी एनेक्सेशन क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन इन ऑल द एरिया ऑफ प्रिंसिपैलिटी दैट वर अनेक्स्ड बट नो वेयर मोर देन दैट ऑफ द। सब जगह वैसे डिससेटिस्फैक्शन था जब दूसरे टेरिटरी को ब्रिटिश ने अपने में मिला लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रॉन्गली एज्यूम दैट द वजीद अली शाह जो था पॉपुलर लीडर नहीं है वहाँ का। वहाँ पे लोग उसे बहुत प्यार करते थे और जब वहाँ से हटाया गया तो लोग उनके पीछे पीछे आई मीन आए, कानपुर तक आए लोग, और दे इवन सैंग द सॉन्ग ऑफ लेमेंट कि हमारा जो नवाब है यहाँ से जा रहा है उसके पछताने के में बहुत सारे सिंगिंग, they sing and sang song also. The widespread sense of grief and loss at the Nawab exile was recorded by many contemporary observers. One of them, क्या बोला कि एक ने कि लाइफ चला गया है बॉडी से। ठीक है, सो ये मैंने बताया आपको। इससे पहले हम एक बार सब्सिडी अलायंस के बारे में देख लेते हैं क्या है। सब्सिडी अलायंस एक मेथड था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन प्रिंसेस राजाओं को अपने अंडर में लेने का। वेलेस्ली ने शुरू किया था इसको इंडिया में 1798 में। और जब कोई राजा सब्सिडी अलायंस साइन करता था तो उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मानना पड़ता था। पहला था कि जो राजा साइन करेगा, मान लो अवध ने साइन किया, तो अवध को इंटरनली और एक्सटर्नली ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगा। अगर कोई बाहर से इस पे कैप्चर करता है तो उस समय ब्रिटिश उसे हेल्प करने आएगा। अगर इंटरनली कोई फैक्शन जो है वो रिवोल्ट करता है तो उसको बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगा। दूसरा था कि ब्रिटिश जो है अपने यहाँ इन स्टेट में जो स्टेट साइन करते थे सब्सिडी अलायंस, वहाँ पे आर्मी रखेगा और आर्मी का खर्चा सारे और लोकल रूलर जो है जो सब्सिडी अलायंस साइन किया उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ठीक है, और लास्ट जो है कि जिसको हम ये बोलते हैं, जो ऑफिसर वहाँ पे सेंड किया जाता था
वो ऑफिसर जो था इतना पावरफुल था कि बिना उसके परमिशन के जो लोकल राजा वो किसी से वार डिक्लेयर नहीं कर सकता, किसी के साथ, किसी दूसरे राजा के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जो था धीरे धीरे जो स्टेट ने सब्सिडी लाइन साइन किया वो ब्रिटिश के अंडर में आ गए थे। ठीक है। सो द वाइड स्प्रेड सेंस ऑफ ग्रीफ एंड लॉस और नवाब एक्जाइल जो है वो हम देखने को मिलता है जब वहाँ चला जाता है। इस सेंटेंस से हमें पता है कितना लोग दुखी थे जब वहाँ से नवाब चला जाता है। तो ठीक है। सो ये मैप है, इसमें दिया हुआ है बहुत सारे से, ये हमें देखना है। ये अवध है, लखनऊ, बनारस, ये अवध है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। और ये जो मैप है जो ये सारे एरिया जो है ये ब्रिटिश के अंडर में आ गया था, डायरेक्ट कंट्रोल में। इवन ये सारे ये सब एरिया, ठीक है। सिंध वगैरह भी राजपूताना में कुछ लोकल रूलर रूल कर रहे थे। गुजरात में भी कुछ पार्ट था, इवन होलकर, सिंधिया, ये सब थे। यहाँ पे निजाम रूल कर रहा था, यहाँ पे लोकल रूलर था, अभी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आया था ब्रिटिश के। हाँ, तो हम सो विच डिड नॉट वेल आउट ऑफ द क्राई ऑफ एगोनी इन सेपरेशन ऑफ जाने आलम ऑन वन फोक सॉन्ग्स bemoaned that the honorable English came and took the country. अंग्रेज बहादुर आए, मुल्क ले लिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ लिखा जब वहाँ पे उनको हटाया गया। तो दिस इमोशनल अपहेवल वाज एग्रेवेटेड बाय द इमीडिएट मटेरियल लॉस। सिर्फ ये तो चलो इमोशनल था ही कि राजा हमारा चला गया, हमारा नवाब यहाँ से चला गया, लेकिन बहुत सारे और भी नुकसान हुए थे। द रिमूवल ऑफ नवाब लेड टू द डिजोल्यूशन ऑफ द कोर्ट। वहाँ का कोर्ट ख़त्म हो गया, कोर्ट का कल्चर ख़त्म हो गया, और इससे बहुत सारे लोग जो उससे एसोसिएटेड थे, म्यूजिशियन हो गया, डांसर हो गया, पोएट हो गया, आर्टिसन हो गया, कुक हो गया, रिटेनर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इन सारे को अपना नौकरी छोड़ना पड़ा। जो कोर्ट में ये सारे लोग काम करते थे उनको अपना नौकरी नहीं अब कोई काम नहीं बचा, तो इसलिए इनका भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये भी इनका भी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया। तो मटेरियल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ था। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखो, चेन ऑफ ग्रीवेंसेस इन अवर लिंक्ड प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट्स एंड सेपोई। तो कैसे हम बहुत जो प्रॉब्लम था वो लिंक था प्रिंसेस से, तालुकदार जो मान लो कि ये प्रिंसेस हो गया, उसके बाद उनके अंदर छोटे छोटे तालुकदार होते थे, पीजेंट्स होते थे, सिपोई होते थे। इनसे इन डिफरेंट वेज दे केम टू आइडेंटिफाई फिरंगी राज विद द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनको लगता है द ब्रेक डाउन ऑफ द थिंग्स दे वैल्यूड। उनको लगता है फिरंगी राज आने से उनका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और इससे उन्हें परेशानी होगा, ये वैसे समझते थे उन लोग। ये होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशन and issue, tradition and loyalty worked themselves out in the revolt of 1857. In Awadh, more than anywhere else, the revolt became an expression of popular resistance to the alien rule. अब क्या हुआ ना कि यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम की वजह से सब लोग जुट गए एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। द एनेक्शन रिप्लेस नॉट जस्ट द नवाब, इट ऑल्सो डिस्पोसेस द तालुकदार। देखो, नवाब से तो नवाब को हटा ही दिया गया, वहाँ से तालुकदार से भी उनका जो लैंड था वो भी छीन लिया गया। द कंट्री साइड ऑफ अवध वाज डॉटेड विद द स्टेट्स एंड द फोर्ट ऑफ तालुकदार हु फॉर मेनी जनरेशन हैड कंट्रोल लैंड एंड पावर इन द कंट्री साइड। हमने पहले चैप्टर में देख रखा था कि बहुत सारे तालुकदार थे जो छोटे ज़मींदार होते थे या बड़े ज़मींदार होते थे, उनको तालुकदार बोला जाता है। उनके पास अपना फोर्ट था, अपना बहुत बड़े बड़े लैंड थे, स्टेट्स थे, और वो कंट्री साइड को यानी गांव वगैरह को कंट्रोल करते थे। बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, तालुकदार मेंटेन आर्म। देखो, इनके पास पहले क्या क्या फैसिलिटी था, इनके पास आम हथियार रख सकते थे, उसके बाद आर्मी रख सकते थे, अपना किला बना सकते थे जिसमें वो रहने के लिए, डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और जो नवाब थे वो इंटरफेयर नहीं करते थे इनके फंक्शनिंग में। एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड द सुजेनिटी ऑफ द नवाब एंड पेड द रेवेन्यू। जब तक वो नवाब का ओवरलॉर्डशिप मानते थे और उनके अंडर रहते थे तब तक उन्हें कोई इंटरफेरेंस नहीं था, वो अपना हिसाब से अपने एरिया को रूल कर सकते थे। सम ऑफ द बिगर तालुकदार हैड एज मेनी एज 12,000 फुट सोल्जर्स एंड इवन द स्मॉलर वन अबाउट 200। तो इस तरह से दे कुड मेंटेन आर्मी ऑल्सो ऑफ देयर ओन, तालुकदार जो थे। द ब्रिटिश वर अनविलिंग टू टॉलरेट द पावर ऑफ द तालुकदार इमीडिएटली आफ्टर द एनेक्शन द तालुकदार। तो देखो क्या नुकसान हुआ कि तालुकदार का जो आर्मी थे उसको डिसबैंड कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, और फोर्ट को तोड़ दिया गया कि तालुकदार फोर्ट में नहीं रह सकते, किलों में नहीं रह सकते, और वो अपना आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते। एक कंट्री साइड में चेंज आया ना ब्रिटिश के अवध को एनेक्स करने के बाद,
तो ये भी एक है। दूसरा जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी फर्दर अंडरमाइन द पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ, और दूसरा कारण था कि उनका जिन्होंने जो नया सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अडॉप्ट किया, उससे ताल्लुकदारों का जो अथॉरिटी और पोजीशन भी कम होने लगा। आफ्टर एनेक्शन द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट नोन एज समरी सेटलमेंट, देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज समरी सेटलमेंट 2 नंबर का। बेस्ड ऑन द assumption that the तालुकदार्स वर इंटरलोपर्स विथ नो परमानेंट स्टेक इन द लैंड। देखो जो ऐसा ब्रिटिश मानते थे कि जो ताल्लुकदार हैं वो एक तरह से इंटरमीडिएटरी हैं और इनको अपना कोई लैंड में स्टेक नहीं है। सो दे हैड एस्टैब्लिश देयर होल्ड ओवर द लैंड थ्रू द फोर्स एंड फ्रॉड, और इन्होंने ज़बरदस्ती करके, जैसे हमने देखा था वहाँ पे कि पहले चैप्टर में हमने कि किस तरह से ताल्लुकदार जो थे या ज़मींदार जो थे वो लोग लैंड को मैनिपुलेट करके अपने पास रख लेते थे। तो यही ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रिमाइंड कर रहा था कि इनके पास जो भी लैंड है इतना ज़्यादा वो फ्रॉड या फोर्स के थ्रू लिया हुआ है। तो समरी सेटलमेंट प्रोसीडेड टू रिमूव द ताल्लुकदार वेर एवर पॉसिबल। देखो समरी सेटलमेंट का क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने ताल्लुकदारों को हटाने की कोशिश करी जहाँ भी हो सके। फिगर शो दैट द इन प्री ब्रिटिश टाइम ताल्लुकदार जो थे 67% ज़मीन के मालिक थे, बट ये समरी सेटलमेंट के बाद उनसे ज़मीन छीन लिया गया और वो सिर्फ अब 38% लैंड के ही ओनर रह गए। ताल्लुकदार ऑफ द सदर्न अवध वर द हार्डेस्ट हिट एंड सम लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेज दे हैड प्रीवियसली हेल्ड। तो ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से उनका अपना ज़मींदारी भी खो दिए उन्होंने, अपना जो एरिया था जो उनके कंट्रोल में था करीब करीब हाफ ऑफ देयर एरिया वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश न्यू पॉलिसी दैट दे अडॉप्टेड टुवर्ड द ताल्लुकदार। British land revenue officials believed that the removing talukdar they would be able to settle the land with the actual owner of the soil and thus reduce the level of exploitation of peasants while increasing revenue return of the state। देखो एक तो था कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ताल्लुकदारों को हटाने की कोशिश करी, एक ये कारण था कि उनको लग रहा था कि ताल्लुकदार जो है इंटरमीडिएटरी हैं और अगर उनको हटा दे और डायरेक्ट हम सेटलमेंट कर सकते हैं पीजेंट्स के साथ तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात है कि शायद वो उनका ये कह रहे थे कि जो पीजेंट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा, वो पीजेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होंगे। बट दिस डिड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस। रेवेन्यू फ्लो फ्रॉम द स्टेट इंक्रीज बट द बर्डन ऑफ डिमांड ऑन द पीजेंट्स डिड नॉट डिक्लाइन। देखो पहले भी बर्डन ज़्यादा था और ब्रिटिश का जो डिमांड था वो भी बहुत ज़्यादा था, तो इस तरह से वैसे तो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ गया, उनका तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जो पीजेंट्स थे उनका कंडीशन अभी कभी वैसे रहा और इवन उससे बदतर हो गया। ऑफिशियल सून फाउंड दैट लार्ज एरिया ऑफ अवध वर एक्चुअली हैविली ओवर एसेस्ड। द इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू डिमांड इन सम प्लेसेस was from 30 to 70%. Thus, neither Talukdar nor peasants had any reason to be happy with the annexation. तो हम ये देखते हैं कि ये पाया गया कि अवध में वैसे ही जो रेवेन्यू डिमांड था बहुत ज़्यादा 30% लेके 70%। अगर मान लो आप 100 रुपये कमाते हो तो 100 रुपीज़ आपको टैक्स रेवेन्यू देना पड़ेगा, या इट वेरीज फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन द लैंड। तो ऑलरेडी वहाँ ओवर एसेस थे उन लोग, हाँ, तो इस तरह से और कंडीशन ख़राब होता गया। द डिस्पोजेशन ऑफ ताल्लुकदार मेंट दैट द ब्रेक डाउन ऑफ द एंटायर सोशल ऑर्डर। देखो ताल्लुकदार जो गांव का एक सिस्टम था, सामाजिक सिस्टम था, सोशल ऑर्डर था, वो हटना मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाना। जो गांव के लोग जो थे वो अपने उनका मानना था कि उनके माई बाप जो है वो ताल्लुकदार हैं, सब कुछ वही हैं। द टाइज ऑफ लॉयल्टी एंड पैट्रोनेज दैट हैड बाउंड द पीजेंट्स टू द ताल्लुकदार वर डिस्टर्बेड। जो पहले था ना कि ताल्लुकदार थे गाँव में और पीजेंट्स जो थे उनसे जुड़े हुए थे, और इस तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो दे अप्रोच ताल्लुकदार, उनसे हेल्प लेते थे और ताल्लुकदार भी उनको मदद करते थे। इन प्री ब्रिटिश टाइम तो ताल्लुकदार वर ऑपरेटर बट मेनी ऑफ देम ऑल्सो अपीयर्ड टू बी जेनरस फादर फिगर। देखो ऐसे नहीं थे कि ताल्लुकदार ऑपरेशन नहीं थे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम देखते थे उन लोग एक तरह से फादर फिगर का काम करते थे। दे extracted a variety of dues from the peasants but were often considerate in times of need। लेकिन जब भी मान लो जरूरत पड़ता था किसानों को तो कहाँ जाते थे, वो अपने ताल्लुकदार के पास जाते थे। नाउ अंडर द ब्रिटिश रूल, और उनसे मदद देते। मान लो उनकी लड़की की शादी है तो कुछ हेल्प मांग ली है, ताल्लुकदार इजीली हेल्प कर देते, पैसे जो थे वो माफ़ कर, उन लोग पैसे दे देते थे उनको। बट अब ब्रिटिश आ गए, अब और बहुत ज़्यादा ओवर असेसमेंट था रेवेन्यू का। तो और जो मेथड था ब्रिटिश का वो बहुत ही रिजिड था। आज सनसेट में देना है पैसा तो देना है किसी भी तरह से। देयर वाज नो लॉन्गर एनी गारंटी दैट द टाइम्स ऑफ हार्डशिप और क्रॉप फेलियर द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड बी रिड्यूस और कलेक्शन पोस्टपोन्डेड, और दैट इन टाइम्स ऑफ फेस्टिव्स
द पीजेंट्स वुड गेट द लोन एंड सपोर्ट दैट द तालुकदार अर्लियर। देखो पहले क्या था ना कि जब भी क्रॉप फेल होता था तो वो जाके माफ़ी मांग लेते थे और तालुकदार बोलते कोई बात नहीं अगली बार दे देना। लेकिन ब्रिटिश का सिस्टम ऐसा नहीं था, आपको देना है तो देना है, चाहे किसी भी तरह से आपको क्रॉप फेलियर हो जाए फिर भी रेवेन्यू देना है। तो ये एक तरह से जो पीजेंट्स थे उनका कंडीशन कैसे ख़राब होते गए ये हमें समझाने की कोशिश किया गया यहाँ पे। पहले क्या था कि चलो बाद में दे देंगे या कम कर देते थे तालुकदार, लेकिन अंग्रेज जो थे वो किसी भी तरह का कोई भी रियायत नहीं देते थे, उनको रेवेन्यू देना ही देना है, चाहे क्रॉप फेलियर हो जाए या कुछ भी हो जाए। हाँ, सो इन एरिया लाइक अवध वेयर द रेसिस्टेंस ड्यूरिंग 1857 वाज इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये कारण है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस था अंग्रेजों के खिलाफ। जब रिवोल्ट 1857 हुआ तो बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द फाइटिंग वाज कैरिड आउट बाय द तालुकदार एंड देयर पीजेंट्स। तो सारे तालुकदार जो थे अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और वो भी एक तरह से रिवोल्ट 1857 में आ गए, क्योंकि तालुकदार जो थे उनके अंडर बहुत सारे पीजेंट्स थे दो कि तालुकदार के लॉयल थे, तो वो लोग भी सपोर्ट करने लगे। मेनी ऑफ दीज तालुकदार्स वर लॉयल टू नवाब ऑफ अवध एंड दे ज्वाइन द बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ द नवाब। तो वजीर अली शाह की जो बेगम थी उनके साथ बहुत सारे तालुकदार मिल गए और उनको सपोर्ट करने लगे, उनको अपना लीडर मान लिए। लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, सम इवन रिमेन विद हर इन डिफीट। जब हार गई उसके बाद भी बहुत सारे जमींदार इतना लॉयल थे कि उनके साथ थे। द ग्रीवांसेस ऑफ द पीजेंट्स वर कैरिड ओवर into the सिपोई लाइन सिंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सिपोई वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज ऑफ अवध। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिपोई जो थे यानी कि इंग्लिश आर्मी में जो इंडियन ऑफिसर थे वो सारे करीब करीब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, उनका घर जो था गांव वगैरह में था। अब अगर मान लो उनके घर में कोई परेशानी होता है, उनके पीजेंट्स को, उनके फादर को या उनके रिलेटिव को कोई परेशानी होता तो ये मैसेज तो उन तक भी पहुंचता था ना। और उनको और इस तरह से जो सिपोई थे उनको ब्रिटिश के, और ये कौन कर रहा था उनके गांव में, उनके रूरल एरिया में जो चेंजेस ला रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो ब्रिटिश कर रहे थे। तो इनका भी एक तरह से उनकी तरफ से थोड़ा सा they also started feeling that it is because of British government that our father relatives and all facing problem in the countryside, गांव की तरफ फेस कर रहे हैं। For decades the सिपाही had complained of low, और भी सिपाहियों का कुछ प्रॉब्लम था, उनको लो लेवल ऑफ पे मिलता था एज कम्पेयर टू ब्रिटिश ऑफिस आर्मी के जो लोग थे। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग लीव, छुट्टियाँ नहीं मिलती थी उनको। इन 1850 देयर वाज अदर रीजन फॉर देयर डिसकंटेंटमेंट। क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन द सिपोई विथ देयर सुपीरियर वाइट ऑफिसर अंडरवेंट ए सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ईयर प्रीसीडिंग द अपराइजिंग। देखो पहले जो था ब्रिटिश ऑफिसर जो थे या ब्रिटिश काउंटर पार्ट जो थे इंडियन सिपोई के, उनको इतना ख़राब से ट्रीट नहीं करते थे, उनको अपना इक्वल या चलो ठीक है उनको कुछ हद तक बैड ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। लेकिन अब जो थे इन द 1820s वाइल ऑफिसर मेड इट पॉइंट टू मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द सिपाही। देखो पहले उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप था सिपाहियों के साथ, जो मतलब ब्रिटिश सिपाही हो गए और इंडियन सिपाही हो गए, तो इन दोनों में एक तरह से एक बेटर रिलेशनशिप था, ऐसी बात नहीं था। दे वुड टेक पार्ट इन देयर लीजर एक्टिविटी, जब खाली समय में दोनों खेलते थे आपस में, स्पेंड करते थे टाइम। दे रेसल्ड विद देम, उनके साथ कुश्ती लड़ते थे। फेंस्ड विद देम एंड वेंट आउट हॉकिंग विद देम। तो इस तरह से मेनी ऑफ देम वर फ्लुएंट इन हिंदुस्तानी एंड वर फेमिलियर विद द कस्टम एंड कल्चर ऑफ द कंट्री। और बहुत सारे ऐसे वाइट लोग थे वो इंडियन कल्चर से बहुत फेमिलियर थे, उनके लैंग्वेज से बहुत फेमिलियर थे, तो उनमें उतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था। बट 1840 में चेंज आने लगा। द ऑफिसर डेवलप्ड ए सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग द सिपोई एज देयर रेशियल इन्फीरियर। देखो अब देखो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आने लगा। जो अपने आप को वाइट सिपोई थे वो अपने आप को रेशियली सुपीरियर मानते थे। राइडिंग रफ शोड ओवर देयर सेंसिबिलिटीज़, एब्यूज़ एंड फिजिकल वायलेंस। कभी कभी उनको गाली सुनकर मतलब ख़राब वर्ड यूज करते थे इनके लिए। फिजिकली वायलेंस होता था जो इंडियन सिपाही के साथ है, और ये सब चीज़ बढ़ते गया। ट्रस्ट जो था अब रिप्लेस होकर सस्पिशन में कन्वर्ट होने लगा। द एपिसोड ऑफ ग्रीस कार्ट्रेज जो था वो एग्जाम्पल था, क्योंकि इंडियन सिपाही को ट्रस्ट नहीं था। इट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ क्लोज लिंक एग्जिस्टेड बिटवीन द सिपाही एंड द, ये हमें ज़रूरी है जानना कि जो रूरल एरिया थे और सिपाहियों में जो था ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन ऑफिसर लोग थे उनमें क्लोज रिलेशनशिप था। कैसे? जो लोग आर्मी में ज्वाइन होते तो कहाँ से आते थे? रूरल एरिया से ही आते थे। हाँ, सो मेजॉरिटी ऑफ द सिपाही ऑफ बंगाल आर्मी वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज ऑफ अवध
एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते थे इन लोग। मेनी ऑफ देम वर ब्राह्मण्स फ्रॉम द अपर कास्ट। और ज़्यादातर ये जो सिपोही थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे, अपर कास्ट थे, और वो कंट्री साइड से थे, अवध के गांव वगैरह से आए हुए थे। अवध वाज इन फैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसको कि वाई अवध इज कॉल्ड नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, क्योंकि ज़्यादातर रिक्रूटमेंट जो होता था वो अवध से ही होता था, अवध के रूरल एरिया से ही होता था, इसलिए उसको बोलते हैं नर्सरी वहीं पे ऑफ अ बंगाल आर्मी। द चेंजेस दैट फैमिलीज ऑफ द सिपोई सॉ अराउंड देम एंड द थ्रेट दे परसीव्ड वर क्विकली ट्रांसमिटेड टू द सिपोई। जो उन्होंने गाँव, मान लो कोई सोल्जर गया अपने गाँव में, देखा, उन्होंने जाकर बताया कि ऐसे ऐसा गाँव में हो रहा है, ताल्लुकदारों से ज़मीन छीन लिया गया, अब जो किसान जो है उनके फादर या रिलेटिव जो है बहुत हेल्पलेस कंडीशन में है। तो इस तरह से सिपाहियों के अंदर भी ब्रिटिश के खिलाफ डिसकंटेंटमेंट शुरू हो गया। उसके बाद गैस कार्टरेज आया, रेशियल एब्यूजेस शुरू हो गए थे, और उनको वायलेंस भी होता था। सो ये सब चीज़ उन्होंने लिंक करने लगा, और धीरे धीरे सो व्हेन द सिपोई डिफाइड द सुपीरियर ऑफिसर एंड टुक अप आर्म्स दे वर ज्वाइंड बाय वेरी स्विफ्टली बाय द ब्रेदरन इन द विलेजेस। जब उन्होंने सिपाहियों ने अपने ऑफिसर की बात को नहीं माना और उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, तो गांव में जो लोग थे वो भी इनके साथ जुड़ गए। एवरीवेयर पीजेंट्स पोर्ड इन टाउन्स एंड ज्वाइन द सोल्जर्स एंड ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन इन कलेक्टिव एक्ट ऑफ रेवल्यूशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विद्रोह था उसका सपोर्ट गांव वालों करने लगे। क्यों? क्योंकि ये लिंक था, ये सारी चीज़ जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, सो हमने ये सेकेंड पार्ट भी ख़त्म कर दिया। अब जो है हमारा थर्ड पार्ट है। सो थर्ड पार्ट में व्हाट द रेबल वांटेड, इसमें हम ये देखेंगे कि रेबल का एक्चुअली क्या डिमांड था, क्यों उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया था। सो एज विक्टर्स द ब्रिटिश रिकॉर्डेड देयर ओन ट्रायल एंड ट्रैबुलेशन एज वेल एज देयर हीरोइज्म। देखो, वैसे तो सिपाहियों ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था उतना ज़्यादा, और बहुत सारे लोग इलिटरेट थे, तो उनका भी कोई मतलब नहीं होता ये करने का, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि रेबल्स एक्चुअली वांटेड करते। दे डिसमिस द रेबल एज ए बंच ऑफ अनग्रेटफुल एंड बारबेरी पीपल। देखो उन्होंने क्या बोला कि जो लोग इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया वो लोग हैं बारबेरी का, जंगली लोग हैं। द रिप्रेशन ऑफ द रेबल ऑल्सो मेंट साइलेंसिंग देयर वॉइस, और उनको दबाया गया, उनके जो आवाज़ को रोका गया उनको। फ्यू रेबल्स हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकॉर्डिंग देयर वर्जन, कुछ रेबल ही अपने बात को या बहुत कम रिकॉर्ड कर पाए। मोर मोस्ट ऑफ देम वर सिपाही एंड ऑर्डिनरी पीपल हु आर नॉट लिटरेट। सिपाही थे वो भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, या ऑर्डिनरी लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे। 10 अदर देन अ फ्यू प्रोक्लेमेशन एंड इश्तिहार, जो हमें जो रिवोल्ट करने वाले लोगों ने जो इश्तिहार किया था उससे हमें कुछ आइडिया मिलता है कि उनका क्या डिमांड था या क्या वो चाहते थे। We do not have much that throw light on the perspective of the rebel. Attempts to reconstruct what happened in 1857 are thus heavily and inevitably dependent on what the British government wrote. British government ने ऑफिशियल ने जो रिकॉर्ड किया इससे ही हमें पता चलता है, बाकी इंडियन सोर्स से हमें कुछ पता नहीं चलता है। द विजन ऑफ यूनिटी, देखो एक तो था कि वो यूनाइट करना चाहते थे। द रेबल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 repeatedly appealed to all the section of population irrespective of their caste and creed कि हमें यूनाइट होना है और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। मैंने जो भी प्रोक्लेमेशन किया गया, चाहे मुस्लिम प्रिंसेस ने किया इन देयर नेम, बट इवन दोज टुक केयर टू एड्रेस द सेंटिमेंट ऑफ हिंदूज। द रेबेलियन वाज सीन एज ए वार इन विद द बोजो। अब देखो ये माना गया कि सब कोई मिलजुल के हमें लड़ना है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है जो हमारा दुश्मन है। इश्तिहार हार्कड बैक टू द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट एंड ग्लोरीफाई द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी अंडर द मुगल एम्पायर। देखो उसमें इश्तिहार में ये बताया कि हिंदू मुस्लिम पहले साथ साथ रहते थे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में, मुगल एम्पायर के अंडर में, बोथ मोहम्मद एंड द महावीर। इट वॉज रिमार्केबल दैट ड्यूरिंग द अपराइजिंग रिलीजियस डिवीजन between Hindu and Muslims were hardly noticeable in Bareilly in Uttar Pradesh. In December 1859, British spent 50,000 rupees हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालने के लिए, उनको आपस में लड़ाने के, जिससे कि वो वीक हो जाएं और वो इजीली उनको सप्रेस कर पाएँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये भी है, ये भी हमें बताया हुआ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, व्हाट द सिपोई थॉट। इसको भी आप गो थ्रू, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इसको जा सकते हो, यू कैन गो थ्रू।
अगेन द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। देखो द प्रोक्लेमेशन कम्प्लीटली रिजेक्टेड। तो एक तो था कि ठीक है यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे थे उन लोग, दूसरा था कि एवरीथिंग उन्होंने ये भी था कि जो भी फिरंगी राज या ब्रिटिश रूल से एसोसिएटेड था उसको जो रिवोल्ट करने वाले थे उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और उसके खिलाफ चले गए। दे कंडेम द ब्रिटिश फॉर देयर एनेक्सेशन दे हैड कैरिड आउट एंड द ट्रीटी दे हैड ब्रोकन। द ब्रिटिश द रेबल लीडर्स सेड कुड नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है कि ब्रिटिश को हम कभी भी ट्रस्ट कर नहीं कर सकते हैं, इन लोग कभी भी अपना प्रोमिस तोड़ सकते हैं, कभी भी अपना ट्रीटी को खत्म कर सकते हैं। व्हाट एंगेज द पीपल वाज हाउ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हैड डिस्पोसेस लैंड होल्डर बोथ बिग एंड स्मॉल। द फॉरेन कॉमर्स एंड हैड ड्रिवन आर्टिजन एंड वीवर इन। देखो क्या एक तो लैंडलॉर्ड जो था वो ख़त्म हो गया, जो लोग कपड़े बुनते थे या हैंडीक्राफ्ट करते थे उनका एक तरह से काम खत्म हो गया ब्रिटिश के गुड्स इंडिया में आने की वजह से। एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज अटैक्ड एंड द फिरंगी एक्यूज ऑफ डिस्ट्रॉइंग द लाइफ दैट वाज फेमिलियर एंड चेरिश। जो इंडिया में सोशल लाइफ था लोग बड़ा उसको पसंद करते थे, उसको प्रेज करते थे, वो चीज़ अब ख़त्म होने लगा। तो इस तरह से ये भी एक कारण था। द प्रोक्लेमेशन एक्सप्रेस द वाइड स्प्रेड फियर दैट द ब्रिटिश वर बेंट टू डिस्ट्रॉय देयर कास्ट एंड रिलीजन। ये मैं बता चुका हूँ, क्रिश्चियनिटी लाने की कोशिश कर रहे थे और कास्ट को ख़त्म कर रहे थे, इस तरह से बहुत सारे रूमर फैल रहे थे। As noted earlier, many places the rebellion against the British widened into an attack on their those who were seen as allies। और इतना ही नहीं था, ये भी मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश के चीज़ों को अटैक नहीं किया, ब्रिटिश से एसोसिएटेड जो भी चीज़ थे उस पर अटैक नहीं किया, बल्कि ऐसे लोगों पे भी अटैक किया जो लोग फिरंगी राज के साथ थे, जैसे कि बहुत सारे ज़मींदार जो थे वो थे, या बहुत सारे मनी लेंडर वगैरह थे, ये जो थे वो भी ब्रिटिश के साथ थे। तो ऐसे लोगों को भी एक्सप्लॉइटेटिव मान के ब्रिटिश के जैसा उनके ऊपर भी अटैक किया गया। द सर्च फॉर द अल्टरनेट। अब देखो क्या था कि तीसरा जो उनका मकसद था कि क्या हम किसको चलो ब्रिटिश राज हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या क्या लेके आएंगे उसके बाद, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था उनके सामने। वंस ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स द रेबल इन प्लेस लाइक दिल्ली, लखनऊ, कानपुर ट्राइज टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ अलग अथॉरिटी, और क्योंकि अगर मान लो ब्रिटिश हट जाएंगे तो फिर कौन गवर्न करेगा, तो ये भी एक उनके सामने एक बड़ा क्वेश्चन था। दिस वाज ऑफ कोर्स शॉर्ट लिव्ड बट द अटेम्प्ट शो दैट द रेबल लीडरशिप वांटेड टू रिस्टोर द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड ऑफ 18th सेंचुरी। देखो चाहते थे कि जो पहले का वर्ल्ड था ना, मुगल थे या रानी झांसी थी या नाना साहब थे, ऐसे लोगों को दोबारा से लाना चाहते थे। द लीडर्स वेंट बैक टू द कल्चर ऑफ द कोर्ट, वही दोबारा से कोर्ट लाना चाहते थे। अपॉइंटमेंट वर मेड टू द वेरियस पोस्ट, अरेंजमेंट मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द पेमेंट ऑफ, ये सब उन्होंने सिस्टम डेवलप कर, उन्होंने कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ये सारे तरीके सिस्टम डेवलप कर रहे थे, कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, क्या क्या पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। हाँ, side by side plans were also made to fight battle against the British. Chains of command were laid down in the army. In all this the rebels harked back to the 18th century Mughal world, a world that become a symbol of all that had been lost। तो जो पुराना चीज़ हमने खो दिया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो किंगशिप, जो मुग़ल एम्पायर को दोबारा लाना चाहते थे, वही ज़मींदारी सिस्टम लाना चाहते थे, वही तालुकदारी सिस्टम लाना चाहते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश बाय द रेबल वर प्राइमरली एम्ड एट मीटिंग द डिमांड ऑफ द वार। उस समय एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम था कि किस तरह से हम वार में जो चीज़ जरूरत था उसको कैसे पूरा करा। हाउएवर द मोस्ट केसेस दीज आर स्ट्रक्चर कुड नॉट सर्वाइव द ब्रिटिश ऑनस्लॉट। लेकिन ब्रिटिश ने इस तरह से रिप्रेसिव एक्शन लिया कि ये सब चीज़ खत्म ही हो गया, जो नया सिस्टम उन्होंने लाने की कोशिश करी थी लैंड में, सब चीज़ खत्म हो गया। बट द ओवर वेयर द रेसिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश लास्टेड लॉन्गेस्ट। प्लान्स ऑफ काउंटर अटैक वर बीइंग ड्रोन अप by the Lucknow court and hierarchies of the command were in place as late as the last month of 1857। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चला था ये, आई मीन रेसिस्टेंस बहुत लॉन्गर पीरियड तक चला था, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सिस्टम डेवलप कर रहे थे, कौन कमांड करेगा, कौन फॉलो करेगा, ये सारी चीज़। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। सो हम नेक्स्ट है हमारा कि रिप्रेशन, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे उनको सप्रेस किया, उनको दबाया। सो नेक्स्ट है रिप्रेशन। किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस किया था, किस तरह से उसको दबाया था, वो हम देखेंगे। तो और मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन फॉर्म में हैंड रिटेन नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देखना। पहले इसको समझो, पढ़ के समझने का, इसको सुनने के बाद वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी इसको देख लेना, जिससे कि आपको
किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट द रिप्रेशन। Though it is clear from all account that we have of 1857 that the British did not have any easy time in putting the down the river। इतना आसान नहीं था, इतना बड़ा लार्ज स्केल में जहाँ पे कि ज़मींदार, तालुकदार, पीजेंट्स, कॉमन मैन इन्वॉल्व हो गए थे इस रिवोल्ट में, सिपोही वगैरह, किंग्स वगैरह भी। तो इतना आसान नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको सप्रेस करना। बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप्स टू रिकॉन्कर नॉर्थ इंडिया, द ब्रिटिश पास अ सीरीज ऑफ लॉज टू हेल्प देम क्वेल द इंसर्जेंसी। तो इसको एक तो बहुत सारा आई मीन देखो, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश को बहुत सारे लॉज पास करने पड़े, एक्स्ट्रा अथॉरिटी देना पड़ा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जिसके थ्रू इसको सप्रेस कर सकते। क्या क्या ऐसे अथॉरिटी, एक्स्ट्रा पावर जो दिया गया था। नॉट ओनली वाज द होल नॉर्थ इंडिया पुट अंडर मार्शल लॉ, एक तो सबसे पहले था कि पूरा इंडिया को मार्शल लॉ मतलब होता है इमरजेंसी लॉ कर दिया गया था। बट मिलिट्री ऑफिसर्स और इवन द ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रेवेन्यू। इवन ब्रिटिश ऑफिसर को तो खैर, मिलिट्री ऑफिसर को ये पावर दिया, अगर कोई आदमी पाया जाता है जो कि इन्वॉल्व है रिवोल्ट में तो उसको पनिश कर सकते थे उन्होंने। इवन कॉमन ऑर्डिनरी ब्रिटिश वाइट मैन को भी ये पावर दे दिया गया था कि वो भी पनिश कर सकते थे इंडियंस को। इन अदर वर्ड द ऑर्डिनरी प्रोसेसेस ऑफ लॉ एंड द ट्रायल वर सस्पेंडेड एंड इट वाज पुट आउट दैट द रेबेलियन वुड हैव ओनली द पनिशमेंट डेथ। देखो क्या था कि जो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो कोई गलती करता है तो उसको पनिश करने के लिए कोर्ट होता है, जज होते हैं, आर्गूमेंट होता है, एंड देन ही अगर फाउंड, इफ़ ही फाउंड कल्प्रिट देन ही पनिश्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बस बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई लॉ को फॉलो किए हुए पनिशमेंट दे दिया जाता था। और ये दे मेड श्योर दैट दोज हु आर इन्वॉल्व आर पुट टू डेथ। ठीक है। सो आर्म्ड विद दीज न्यूली एनेक्टेड स्पेशल लॉ and the reinforcement brought in from Britain, the British began to task of suppressing the revolt। तो एक तो ये था कि उनके पास स्पेशल लॉ था और उनके पास ब्रिटेन से बहुत सारे सोल्जर्स आए थे जो इन दोनों की हेल्प से उन्होंने try to suppress the revolt। Like the rebel recognize the symbol of value of Delhi। उनको पता था कि दिल्ली कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे रेबल को भी पता था, इसलिए तो सबसे पहले वो दिल्ली आए थे। The British thus mounted a two-pronged attack, one force moved from Calcutta into North India and the other from Punjab। So दोनों तरफ से, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे मैप है, मैप में मैं दिखा रहा हूँ कि एक तो कैलकाटा से फोर्सेस आना शुरू हो गया और एक पंजाब से फोर्सेस आना शुरू हो गया। और इस तरह से दिल्ली को कैप्चर करने के लिए दो एंगल से उन्होंने, दो एरिया से फोर्सेस डिप्लॉय करना। द ब्रिटिश दस माउंटेड द टू प्रोंग अटैक, वन फ्रॉम द कैलकाटा एंड अदर फ्रॉम द जो था नॉर्थ इंडिया, पंजाब से। ठीक है। विच वर लार्जली पीसफुल टू रिकॉन्कर दिल्ली। और इस तरह से उन्होंने कहा दिल्ली को बिना कोई ज़्यादा इसके कॉन्कर कर लिया। ब्रिटिश attempt to recover Delhi began earliest in the early June 1857, but it was only in the late September। so June, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 3 मंथ लग गया था उनको दिल्ली को कैप्चर करने में। सिटी वाज फाइनली कैप्चर। द फाइटिंग एंड द लॉसेस ऑन बोथ द साइड्स वर हैवी। यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिश को नुकसान हुआ था, इवन इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वन रीजन फॉर दिस वाज द फैक्ट दैट द रेबल फ्रॉम ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया हैड कम टू दिल्ली टू डिफेंड द कैपिटल। और जब उनको लगा कि ब्रिटिश दिल्ली को रिकैप्चर करना चाहते तो उस समय बहुत सारे जगह से लोग इंडिया में आ गए, दिल्ली में आ गए थे दिल्ली को बचाने के लिए। उनको लगता है दिल्ली एक सिंबल है और इंडिया का अथॉरिटी का, अगर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो हम ब्रिटिश को भी ईजिली सप्रेस कर पाएंगे। इन द गैंगेटिक प्लेन टू द प्रोग्रेस ऑफ रिकॉन्क्वेस्ट। यहाँ पे हम अवध की बात कर रहे हैं, स्पेशली यूपी हो गया, उसके बाद बिहार, ये सब की। द फोर्सेस हैड टू रिकॉन्कर द एरिया विलेज बाय विलेज। देखो तो जैसे मान लो कि अब ये मैप है तो पहले उन्होंने दिल्ली को कैप्चर ये किया, दिल्ली के बाद धीरे धीरे मूव करने लगे। आपका अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर, आजमगढ़, बनारस, एंड फाइनली। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया वो विलेज बाय विलेज, पहले एक विलेज को, उसके बाद फिर आगे मूव करते थे, फिर दूसरे विलेज में जाते थे, एरिया विलेज बाय विलेज। द कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वर एंटायरली हॉस्टाइल।
क्योंकि गांव में लोग जो थे ब्रिटिश के खिलाफ थे कम्प्लीटली। एज सोन एज दे बिगिन देयर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे वर नॉट डीलिंग विद द मेयर म्यूटिनी बट द अपराइजिंग दैट हैड ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट। देखो अब उनको क्या लगा कि सिर्फ जब उन्होंने रिकैप्चर शुरू किया, सप्रेस करना शुरू किया, तो उनको लगा कि सिर्फ उन्हें सिपोही से नहीं लड़ना है बल्कि पॉपुलर अपराइजिंग पूरा लोगों से लड़ना है, गाँव के लोगों से लड़ना है, पीजेंट से, वर्कर से, इन सब से लड़ना है। In Awadh, for example, the British official called 40th estimated that 3/4 of the adult male population was in rebellion। वो 3/4 मतलब 75% लोग जो थे एडल्ट मेल जो थे वो विद्रोह में लगे हुए थे, ब्रिटिश के खिलाफ लगे हुए थे। द एरिया वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली इन मार्च 1858 आफ्टर प्रोट्रैक्टेड फाइटिंग। बहुत महीनों के लड़ने के बाद फाइनली दे कुड कंट्रोल द नॉर्थ इंडिया, स्पेशली अवध। द ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन ए जाइगेंटिक स्केल, बहुत ज़्यादा स्केल में मिलिट्री यूज़ किया उन्होंने। बट दिस वाज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट दे यूज्ड। इन लार्ज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वर द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स हैड ऑफर्ड यूनाइटेड रेसिस्टेंस। द ब्रिटिश ट्राइड टू ब्रेक अप यूनिटी बाय प्रॉमिसिंग टू गिव बैक द बिग लैंडलॉर्ड देयर स्टेट। देखो उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट किया था कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड को बोला था कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो रिवोल्ट को सप्रेस करने में, अगर हम लोग सक्सेसफुल हो जाते तो हमें तुम्हें सारा ज़मींदारी दे देंगे या लैंड उनको दोबारा से मिल जाएगा जो उनसे लैंड छीना गया था। तो इस तरह से बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रेबल लैंड होल्डर्स वर डिसपोसेस्ड ऑफ द लॉयल रिवार्ड, और इस तरह से जो लोग नहीं मानेंगे उनको कभी भी फ्यूचर में लैंड नहीं दिया। मेनी लैंड होल्डर्स डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश और दे एस्केप टू नेपाल वेयर दे डाइड इलनेस और स्टारवेशन। बहुत सारे तो जमींदार भाग गए क्योंकि बिहार के साथ नेपाल जुड़ा हुआ तो वहाँ नेपाल चले गए और वहाँ भी वो लोग एक तरह से मर गए, चाहे भूखे मर गए या बीमारी से मर गए। सो ये था कि क्या क्या स्टेप उठाया गया था। और हम फाइनली इमेज ऑफ रिवोल्ट के बारे में बात करते हैं कि हम देखेंगे कि क्या रिवोल्ट का जो बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह बनाए गए थे, बहुत सारे फ़ोटो ये सब बनाए गए थे, उससे हम क्या ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सो हाउ डू वी नो अबाउट द रिवोल्ट, अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द रेबल एंड द मेजर्स ऑफ रिप्रेशन दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। क्या हमें क्या पता चलता है इसके बारे में, रिवोल्ट के बारे में, कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये तो कहीं लिखा नहीं गया हुआ था, ब्रिटिश ने जो कुछ लिखा था उससे हमें कुछ पता चलता है, क्योंकि इंडियन जो थे वो ज़्यादातर इलिटरेट थे और सिपोही वगैरह उतना उनके पास नॉलेज नहीं था लिखने के लिए। तो इस तरह से हम हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द revolt, the various activities that took place under revolt, so that सो हम कुछ इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उस इमेज से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारा as we have seen, we have very few records of rebels point of view. There are few rebels proclamation and एक तो कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जो भी प्रोक्लेमेशन किया, जो भी ऐलान किया, जो भी इश्तहार वगैरह उन्होंने जो चिपकाए थे बहुत सारी जगहों पे, उससे हमें कुछ पता चलता है। एज some लेटर दैट रेबल लीडर रोट, और कुछ लेटर्स जो है उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कहा था, उससे भी हमें कुछ पता चलता है। बट हिस्टोरियन टिल नाउ हैव कंटिन्यू टू डिस्कस रेबल एक्शन प्राइमरली थ्रू द अकाउंट रिटन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमें ब्रिटिश के अकाउंट से जो कुछ पता चलता है उसी पे हम रिवोल्ट के बारे में जानते हैं, या थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें उसके बारे में। ऑफिशियल अकाउंट ऑफ कोर्स around colonial administration and military men left their version in the letter and diaries, autobiography and official। बहुत सारे जो ब्रिटिश थे इंडिया में उन्होंने बहुत सारे लेटर लिखा, चाहे अपने यहाँ घर पे लिखा या ऑफिशियल लेटर थे, डायरीज हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, इन सब में हमें रिवोल्ट के बारे में पता चलता है। वी कैन ऑल्सो गेज द ऑफिशियल माइंडसेट एंड द चेंजिंग ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्यूमरेबल मेमोज एंड नोट्स, assessments of situation and report that were produced। तो बेसिकली हम ये ऑफिशियल रिकॉर्ड देखते हैं कि जो उन्होंने एसेस किया कि किस तरह रिवोल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक प्रोसीड किया हुआ, उसका जो रिपोर्ट है, मेमोज है, लेटर्स हैं, या जो अपने सुपीरियर को उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया, इन सब चीज़ से भी हमें रिवोल्ट के बारे में पता चलता है। मेनी ऑफ दीज हैव नाउ बीन कलेक्टेड इन द सेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ म्यूटनी रिकॉर्ड। दीज टेल्स अस अबाउट द
फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ द ऑफिसर्स एंड देयर परसेप्शन ऑफ, तो ये जो लेटर है ये शो करता है कितना वो लोग इच्छुक थे, कितना डरे हुए थे, उनका क्या सोच था रेबल के बारे में। द स्टोरीज ऑफ द रिवोल्ट दैट वर पब्लिश इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन नरेटेड ए ग्लोरी डिटेल ऑफ द वायलेंस of mutineers and these stories inflamed public feelings and provoked demand for retribution of revenge। देखो अब क्या था कि वहाँ के जो इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में उन्होंने तो उसमें ऐसा लिखा गया, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये सारी गलती जो है इंडियन सिपोही का है या जो लोगों का है जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया है, और इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि इन लोग गलत हैं। और वहाँ पे लोगों का ओपिनियन जो था, इंडियंस जो लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था उनके खिलाफ ओपिनियन क्रिएट किया गया, और वहाँ पे लोग डिमांड करने लगे कि जो ब्रिटिश के खिलाफ ऐसा एक्शन इंडिया में लिया गया है उसके खिलाफ ब्रिटिश को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए। वन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ म्यूटनी इज़ द पिक्टोरियल इमेज। देखो बहुत सारे पिक्चर्स इमेजेस बनाए गए, ड्राइंग पेंटिंग किए गए, वो भी हमें ये शो करते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, पेंसिल ड्राइंग हो गया, इचिंग्स हो गए, उसके बाद पोस्टर्स हो गए, कार्टून, बाजार प्रिंट, ये सब चीज़ भी हमें रिवोल्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि आर्ट अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। वही यहाँ आर्ट के बारे में बात करें हम। सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, देखो ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर ए वैरायटी ऑफ इमेज दैट वर मेंट टू प्रोवोक ए रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस। सम ऑफ देम कमेमोरेट the British heroes who saved the English and repressed the rebels। Rebel of Lucknow painted by Thomas John। देखो एक पेंटिंग है जो कि थॉमस जॉन ने बनाया था, उसको उसका नाम दिया गया रिलीफ ऑफ लखनऊ। किस तरह से लखनऊ का रिलीफ किया गया, जॉन्स बेकर in 1859। It is an example of this type when the rebel force besieged Lucknow। Henry Lawrence the commissioner of Lucknow collected the Christian population and took refuge in a heavily fortified residency। Lawrence was killed, but the residency continued to defend under the command of Colonel English। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब उनको पता चला कि रिवोल्ट हो गया है और जो इंडियंस है वो ब्रिटिश को अटैक कर रहे थे, उन्होंने जितने भी सारे क्रिश्चियन पॉपुलेशन थे, वाइट लोग थे, उनको इकट्ठा करके रेसिडेंस ले गए, लखनऊ का जो कमिश्नर का रेसिडेंस था वहाँ पे, और वहाँ पे उन लोग इनसे लड़ते रहे। इवन जो हेनरी लॉरेंस तो खैर खुद लड़ते रहते, मर गया था, लेकिन बाकी लोग अपने आप को डिफेंड करते रहे। ऑन 25 सितंबर जेम्स ऑटरम एंड हेनरी हैवलॉक अराइव्ड, कट थ्रू द रेबल्स फोर्सेस एंड रीइंफोर्स द ब्रिटिश गैरिसन। बाद में ये दो ऑटरम और हैवलॉक जो थे ये किसी तरह से लखनऊ पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने जो लोग वहाँ छुपे हुए थे रेसिडेंसी में उनको बचाने की कोशिश करने लगे। 20 days लेटर कॉलिन कैम्पबेल हु, देखो यहाँ पे ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस पिक्चर के बारे में क्या है, वॉज अपॉइंटेड एज ए न्यू कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया, केम विथ हिज फोर्सेस एंड रेस्क्यूड द बिसीज्ड ब्रिटिश गार्रिसन। और इस तरह से वहाँ पे जो लोग छुपे थे उनसे बचा लेते हैं, उनको बचा के वहाँ से निकाल लेता है किसी कैम्पबेल ने। अब क्या होता है, इन द ब्रिटिश अकाउंट द सीज ऑफ लखनऊ बिकम द स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, हीरोइक रेसिस्टेंस एंड अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो ये जो लखनऊ में कुछ ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पे रेसिडेंस में छुप गए और वहाँ से अपने आप को डिफेंड करने के बाद फाइनली जब उनको रीइंफोर्समेंट हुआ आर्मी से, ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे आए, बहुत सारे ऑफिसर आए, फिर उनको बचा लिया। तो इसको उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया कि हम लड़ते लड़ते अपने आप को डिफेंड किया है और अल्टीमेटली हमारा जीत हुआ है। तो ये एक हीरोइक स्ट्रगल था, हीरोइक वार था अगेंस्ट द पर्सन हु रिवोल्टेड। हाँ, तो इस तरह से इसको बढ़ा चढ़ा के शो किया गया। बार्कर पेंटिंग सेलिब्रेट द मोमेंट ऑफ कैम्पबेल्स एंट्री। कैम्पबेल आया और एक तरह से उनको बचा लिया। तो ये एक पेंटिंग था। एट द सेंटर ऑफ द कैनवास, देखो ये ऊपर जो है ना ये कैम्पबेल है जो कि
ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो आया और इस तरह से बाकी लोगों को बचा के इस ये रेसिडेंस से, और बाकी जो जो लोग रिवोल्ट किया था उसको उन्होंने मारा और इससे नीचे पड़े हुए हैं लोग हैं, ये सब शो किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। सो कैम ऑटरम एंड हैव लुक द जेस्चर ऑफ द हैंड ऑफ दोज अराउंड लीड द स्पेक्टेटर आइज टुवर्ड द सेंटर। सब कोई उसको कैम्बल की तरफ देख रहा है कि ये सेवियर है। द हीरो स्टैंड ऑन द ग्राउंड दैट इज वेल लिट विथ शैडो इन द फोरग्राउंड एंड द डैमेज रेसिडेंसी इन द बैकग्राउंड। पीछे जो रेसिडेंसी है, बिल्डिंग है जहाँ पे लोग छुपे हुए थे, वो कितना डैमेज हो गया था क्योंकि जो रिवोल्ट करने वाले लोगों ने अटैक कर दिया था। और द डेड एंड द इंजर्ड ऑफ द फोरग्राउंड एंड टेस्टिमनी टू द सफरिंग ड्यूरिंग द सीज, while the triumphant figure of the heroes in the middle ground emphasized the fact that British power and control had been किया। अब ये पिक्चर ये शो हो रहा है कि ब्रिटिश अपने दोबारा से रेसिडेंसी को कैप्चर कर लिया है और फिर से अपना पावर को असर्ट करने लगे हैं, उन्होंने री एस्टैब्लिश कर लिया अपने पावर को। टू द ब्रिटिश पब्लिक सच पेंटिंग वर रीअश्योरिंग। देखो ब्रिटिश के लिए तो बड़ा अच्छा था कि हाँ चलो दोबारा से हमारा रूल वहाँ पे आ गया है। दे क्रिएटेड ए सेंस दैट द टाइम ऑफ ट्रबल वाज पास्ट एंड द रेबेलियन वाज ओवर एंड द ब्रिटिश वर द विक्टर्स। तो ये क्या शो कर रहा है कि अब जो प्रॉब्लम का टाइम खत्म हो गया है, ब्रिटिश केम आउट विक्टोरियस नाउ। तो ये भी एक पेंटिंग किस तरह से जो रिवोल्ट था उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ने बनाया था तो ब्रिटिश के एडवांटेज के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश अपने फेवर में इस पेंटिंग को यूज़ किया जाता है। अब दूसरा जो है कि 5.2 में इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ द ब्रिटेन। देखो इसमें किस तरह से औरतों का उन्होंने शो किया कि औरतों का इंडिया में जो था ब्रिटिश वुमेन थी, उनका ओनर जो था वो खतरे में था, और किस तरह से उन्होंने लड़ के अपने आप को बचाया। तो ये भी एक तरह से हीरोइक बैटल शो किया जा रहा है या इंडियंस को कंडेम करने की कोशिश किया जा रहा है। The newspaper report have a power over public imagination. They shape feelings and attitude to event. Inflamed particularly by the tales of violence against the women, and children. There were public demand in Britain for revenge and retribution. देखो अगर मान लो कि आप ब्रिटेन में ये दिखाया जा रहा है कि औरतें वहाँ पे आर बीइंग रेप्ड बाय इंडियंस और बीइंग किल्ड बाय इंडियंस, बच्चों को मारा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रिटेन में जो इंडियन के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन अच्छा नहीं होगा और उन लोग अपने गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि इसका बदला जरूर लेना चाहिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ इनोसेंट वुमेन एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन। देखो क्या बोला गया कि वहाँ पे गवर्नमेंट को उन्होंने डिमांड किया कि जो औरतें हैं उनको बचाया जाए, बच्चों को बचाया जाए। आर्टिस्ट एक्सप्रेस एज वेल एज शेप दीज सेंटिमेंट थ्रू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉमा एंड सफरिंग। तो इसमें दिखाया गया किस तरह से ब्रिटिश वुमेन है, चिल्ड्रन है या लोग हैं, वो किस मेंटल एगोनी से गुजर रहे हैं। और एक यहाँ पे मेमोरियम, ठीक है, वाज पेंटेड बाय जोसेफ नील पैटर्न 2 years आफ्टर द म्यूटनी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या शो किया हुआ, यू कैन सी इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन हडल इन ए सर्कल। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि देखो इन लोगों को ऐसे जैसे कि चारों तरफ से घेर के इनको डराया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है। इट रिप्रेजेंट द रेबल एज अ वायलेंट एंड ब्रूटिश इवन दो दे रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर, क्योंकि यहाँ दिखाया नहीं हुआ ब्रिटिश, लेकिन ऐसा शो किया हुआ है कि इनके ऊपर कोई बंदूक तान के खड़ा हुआ है और उनको मार देगा। इवन दो दे वर रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेस अराइविंग, और पीछे देखिए ब्रिटिश आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो ये क्या है, एक तरह से ब्रिटिश के पब्लिक ओपिनियन को अपने तरफ क्रिएट करने की कोशिश की गई है इन पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे ये है, उसके बाद नेक्स्ट है ये भी यहाँ पे वैसे कि मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट सिपोई इन कानपुर। किस तरह से ये मिस व्हीलर है, ब्रिटिश रेसिडेंट की वाइफ है, जो कि रेबल को फायर कर रही हैं, उनको मारने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिस या इंडियंस जो है वो गिरे हुए हैं। तो ये भी वुमेन को एज ए हीरोइक फिगर प्रेजेंट करने की कोशिश की। इन अदर सेट ऑफ स्केचेज एंड पेंटिंग्स सी द वुमेन इन डिफरेंट लाइट, दे अपीयर हीरोइक डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ रेबल। मिस व्हीलर स्टैंड फॉर्मली एट द सेंटर डिफेंडिंग हर ओनर, सिंगल हैंडेडली किलिंग एंड अटैकिंग रेबल्स।
किया, ठीक है, ये बताया मैंने। एज इन द ऑल सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव द रेबल्स आर डोमिनेट एज डेमोनाइज्ड, रेबल को एक तरह से डेमन शो किया गया है, अटैकर शो किया गया है, ब्रूटल शो किया गया है, जंगली शो किया गया है, हियर अनसिविलाइज शो किया गया है, हियर फोर बर्ली मेल्स विद सोर्ड एंड द गन्स आर शोन अटैकिंग द वीमेन। देखो यहाँ पे कि कुछ लोग हथियार से वुमेन ऊपर अटैक कर रहे हैं। मेल्स सोन एंड गन्स आर सोन अटैकिंग द वीमेन, द वीमेन स्ट्रगल टू सेव हर ओनर एंड हर लाइफ, इन फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज हैविंग ए डीपर रिलीजियस कॉनोटेशन, इट इज़ अ बैटल टू सेव द ओनर ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखो क्या शो किया वर्ल्ड को कि हम लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को बचा रहे हैं, हम लोग वुमेन को बचा रहे हैं, हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं, और इन लोग जो है ये सारे चीज़ को नुकसान कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से दे ट्राई टू गेन द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट इंडिया, और अगर वो मान लो किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं रिवोल्ट के बाद, तो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने ये एक्शन लिया था क्योंकि हमें क्रिश्चियनिटी को बचाना था, हमें वुमेन के ओनर को बचाना था, बच्चों को बचाना था, क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गए थे उनके खिलाफ। ठीक है, सो वेंजेंस एंड द रेट्रीब्यूशन, तो क्या कैसे बदला लिया गया इन सारे रिवोल्ट का, ब्रिटिश ने किस तरह का बदला लिया। ठीक है, सो अब देखो वेंजेंस मतलब बदला होता है, एंड रेट्रीब्यूशन, सो एज वेव्स ऑफ एंगर एंड शॉक स्प्रेड इन ब्रिटेन, डिमांड फॉर रेट्रीब्यूशन, यानी कि बदला के बारे में वहाँ पे और ज़्यादा डिमांड हो रहा है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड द न्यूज अबाउट द रिवोल्ट क्रिएटेड ए मिलियू इन विच वायलेंट रिप्रेशन एंड वेंजेंस वर सीन एज बोथ नेसेसरी। देखो वहाँ पे ऐसे इतना शो किया गया, एक्चुअली क्या था कि इन सब चीज़ों के थ्रू एक्चुअली वो ब्रेन वॉश करना है। हम ये देखते हैं कि कभी भी कोई इंसान को टेररिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, या उनको हम किसी के खिलाफ यूज़ करते हैं, तो पहले हम उसी इस तरह का पिक्चर शो करते हैं, देखो तुम्हारे कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से सप्रेस किया जा रहा है, किस तरह से, और फिर उनके माइंड वॉश करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम वहाँ पब्लिक, जो ब्रिटिश के पब्लिक थे या वर्ल्ड के लोग थे, उनका माइंड वॉश हो रहा था इन पिक्चर के थ्रू, और कि अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उन लोग इसके खिलाफ नहीं जाएंगे और उसको जस्टिफाई करना। इट वॉज एज इफ जस्टिस डिमांडेड दैट द चैलेंज ऑफ ब्रिटिश ओनर एंड द पावर बी मेट रूथलेसली, थ्रेटेंड बाय द रेबेलियन, द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इनविंसिबिलिटी, उन्हें शो करना है कि हम कभी हार नहीं सकते हैं। इनविंसिबल मतलब वन कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, हम कभी डिफीट नहीं हो सकते, ये शो करना था उन्हें। इन वन सच इमेज वी सी एन एलोगोरिकल फीमेल फिगर ऑफ जस्टिस विद ए सोर्ड। देखो यहाँ क्या दिखा हुआ है, ये जस्टिस की देवी है, और जो जस्टिस को मेंटेन करने के लिए सी इज ट्राइंग टू किल एवरीबॉडी, आई मीन दोज हु आर गोइंग अगेंस्ट द जस्टिस। यहाँ पे कौन है जो जस्टिस के खिलाफ जा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडियन जो है वो जस्टिस के खिलाफ जा रहे थे। उस जस्टिस को मेंटेन करने के लिए ये लेडी ऑफ जस्टिस जो है, फीमेल फिगर है, वो सोड उठाई हुई है और सबको मार रही है। हर पोस्चर इज एग्रेसिव, हर फेस एक्सप्रेस रेज एंड द डिजायर फॉर रिवेंज, सी इज ट्रैम्पलिंग सिपोय अंडर हर फीट while a mass of Indian women with children cower with fear। बाकी औरतों को भी मारा जा रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है यहाँ पे, जो कि इंडियंस हैं। देयर वर इनन्यूमरेबल अदर पिक्चर्स एंड कार्टून्स इन द ब्रिटिश प्रेस दैट सैंक्शन ब्रूटल डिप्रेशन एंड वायलेंट रिप्रेशन। देखो तो ऐसे बहुत सारे कार्टून्स वगैरह शो किए गए थे जिसमें कि हमें दिखाया गया। अब देखो एक ये भी इमेज है, ये इमेज क्या शो कर रहा है कि लॉयन जो है अटैक कर रहा है टाइगर के ऊपर, और यहाँ पे ठीक है मैन और वेमेन है। सो द कैप्टन एट द बॉटम रीड्स द ब्रिटिश लॉयन वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर। ठीक है, ये बंगाल टाइगर मतलब यहाँ पे जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे, और उन पे लॉयन मतलब यहाँ पे भी ये ब्रिटिश को शो किया गया है, और ये इंडियंस को शो किया हुआ है यहाँ पे एज ए बंगाल टाइगर। तो इस अब देखो यहाँ पे क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ द टेरर, द अर्ज ऑफ वेंजेंस एंड द रेट्रीब्यूशन वाज एक्सप्रेस इन द ब्रूटल वे इन विच द रेबल्स हैड वर एग्जीक्यूटेड। किस तरह से रेबल को एग्जीक्यूट किया गया, मारा गया, उनको फांसी दे दी गई। दे वर ब्लोन फ्रॉम गन, देखो उनके गन के पॉइंट पर रख के उनको उड़ा दिया गया था। हैंग फ्रॉम द गैलोज, उनको फांसी पे लटका दिया गया जहाँ भी पकड़े गए। इमेज ऑफ दीज एग्जीक्यूशंस वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू द पॉपुलर जर्नल, और इसको ऐसे ये नहीं कि इसको उन्होंने सीक्रेटली किया, उसको पब्लिश किया गया। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कितना प्रॉपर वे में आर्मी वगैरह के साथ यहाँ पे रेबेलियन को पनिश कर रहे हैं, गन से उड़ा रहे हैं उनको, और ये शो किया गया कि देखो हम किस तरह से, हमारे खिलाफ अगर कभी भी ऐसा होगा तो इस तरह से हम पनिशमेंट देंगे।
ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि हाँ, सो नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। देखो क्या होता है, एट द टाइम व्हेन द क्लैमर वाज फॉर वेंजेंस है, प्लीज फॉर मॉडरेशन वर ridiculed. When Governor General Canning declared that the gesture of leniency and a show of mercy would help to winning back the loyalty of the sepoy, he was mocked in the British paper. देखो ये है जो है गवर्नर जनरल कैनिंग है, ये गवर्नर जनरल कैनिंग है और ब्रिटिश के गवर्नर जनरल इंडिया के हेड थे, और हेड था, उसने क्या किया कि इंडियन सिपोही को माफ़ कर रहा है। तो क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि हम अगर हम चाहते हैं इंडियंस का दिल जीतने के लिए, तो हमें उनके प्रति एक सहानुभूति शो करना पड़ेगा, उनको हमें माफ़ करना पड़ेगा। और इस चीज़ को ब्रिटेन में मजाक उड़ाया गया, पेपरों में कार्टून के थ्रू शो किया गया कि ये अगर हमें उनसे उनको उनको कंट्रोल करना है तो हमें फोर्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये गवर्नर जनरल पीस का रास्ता अपना रहा है उनको उनको अपने अंडर में लेने के लिए। इन वन ऑफ द कार्टून पब्लिश इन द पेपर पंच, ब्रिटिश जर्नल ऑफ कॉमिक सटायर, कैनिंग इज शोन एज ए लूमिंग फादर फिगर with the protective hand over the head of the sepoy, who still hold the unsheathed sword in one hand and the dagger in the other hand, both dripping with blood। ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये एक हाथ में सोर्ड है कि अभी भी लड़ने को तैयार है, फिर भी उसको माफ़ करे जा रहे हैं, और उस तलवार में खून वगैरह भी निकल रहे हैं। तो एंड इमेजरी दैट रिकोर्स इन द नंबर ऑफ ब्रिटिश पिक्चर, और इसको शो किया गया बहुत सारे अखबारों में। ठीक है। अब देखो नेशनलिस्ट इमेजरीज क्या था, यानी कि नेशनलिस्ट पिक्चर में क्या शो किया गया, ये तो हमने ऊपर पढ़ा जो ब्रिटिश का वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग जो ये रिवोल्ट था, लेकिन इंडिया ने इसको किस तरह से रिवोल्ट किया। देखो हमने इसको शो किया कि रानी झांसी जो है वो अकेले ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही है, तो हमने इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। देखो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट हमारा था कि द नेशनल मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट ऑफ 1857। ए होल वर्ल्ड ऑफ नेशनलिस्ट इमेजिनेशन वाज वुबन अराउंड द रिवोल्ट। इट वाज सेलिब्रेटेड एज ए फर्स्ट वार। हमने क्या बोला, ये हमारा पहला आज़ादी की लड़ाई थी, हमने इस तरह से उसको ग्लोरीफाई किया। इन विच ऑल द सेक्शन, क्यों, क्योंकि हर सेक्शन के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और इसकी वजह से और ब्रिटिश के खिलाफ आर्ट एंड लिटरेचर एज मच एज राइटिंग ऑफ हिस्ट्री हैव हेल्प इन कीपिंग ए लाइव द मेमोरीज ऑफ 1857। और आर्ट के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू जो उस समय रिवोल्ट 1857 में हुआ था, उसको हमने अलाइव रखा। द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर प्रेजेंटेड एज ए हीरोइक फिगर लीडिंग द कंट्री इनटू बैटल। देखो यहाँ पे कि जो लीडर को हीरो बनाया गया और उन्होंने लोगों को बैटल में लेके गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। रोजिंग द पीपल टू राइटियस इंडिग्नेशन अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंपीरियल रूल। हीरोइक पोएम्स वर रिटन about the valor of the queen who with the sword in one hand and the rein लगाम जो था of horse in the other hand fought for the freedom of the motherland। जैसे रानी जो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह का बहुत सारे पोएम्स वगैरह लिखे गए, और लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ के हमने अपने लोगों को प्रेज किया और उनसे इंस्पिरेशन लिया, और जो हेल्प किया हमें आगे देश को आज़ाद दिलाने में और लोगों को इंस्पायर करने में, लोगों को एक तरह से देशभक्ति के लिए प्रोत्साहन करने में ये सारे जो पिक्चर्स थे या उनकी यादें थी वो हमें इनकरेज करता रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाला रानी थी। ठीक है। सो हम इस चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको समझ में आ गया होगा क्या है, मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फॉर्म भी अपलोड कर दूंगा। तो एक बार चैप्टर सुनने के बाद आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको देख लीजिए, तो आपको सारे यू विल बी इन ए पोजीशन टू राइट ईच एंड एवरी आंसर्स दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। और दूसरी बात है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि इट इज स्प्रेड टू मेनी स्टूडेंट्स और दे ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।